यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 41। 11th हाई स्कूल। सुम्यू लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था, गुस्से से उबल रहा था। इस बार वांग हाओ का सरप्राइज सच में उसके लिए मानने लायक नहीं था। हा, तो इस बच्चे को ये पसंद है। मोली जोर से हंसा। बाहर से लुओ याओ के साथ अंदर आया। सुम्यू का एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा हो गया। वह पहले से ही बुरे मूड में था और इस बूढ़े मोली ने उसे उकसाने की हिम्मत की। क्या उसे सच में लगता था कि सुम्यू की रेप्यूटेशन कागज की बनी है? प्लीज़ बैठ जाए सीनियर मोली। सीनियर सुम्यू, प्लीज़ थोड़ी चाय पी लीजिए। प्रिंसिपल जोंगली, ये देखकर कि दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई होने वाली है, जल्दी से उनके बीच आ गए। मोली बैठ गए, सुम्यू को घमंड से देखते हुए। बूढ़े सू, जब मार्शल जेनवेई ने तुमसे वांग हाओ को सिखाने के लिए कहा था तो उन्होंने तुमसे अपने बेटे को ऐसा सिखाने के लिए नहीं कहा था, है ना? तुम। सुम्यू इतने गुस्से में था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और तुरंत एक डरावनी आभा फैल गई। जेंटलमैन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जोंग ली और लुओ याओ इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरों पर ठंडा पसीना आ गया। अगर ये दो ताकतवर लड़ने लगे तो धरती एक पल में पक्का टूट जाएगी। बूढ़े सू, तुम्हें मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं वांग हाओ को पाने का पक्का इरादा कर चुका हूं। मो ली ने ठंडी सांस ली, खड़ा हुआ और सू म्यू को देखा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम वांग हाओ के अल्केमिस्ट गिल्ड जाने के बारे में भूल सकते हो। सू म्यू ने गुस्से से देखा, 1 इंच भी पीछे हटने से मना कर दिया। मो ली ने मुंह बनाया, अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला और एक ट्रांजैक्शन लिस्ट दिखाई। ये सबूत का डॉक्यूमेंट है कि अल्केमिस्ट गिल्ड ने 3 घंटे पहले पृथ्वी हासिल कर ली है। दूसरे शब्दों में, अब से पृथ्वी अल्केमिस्ट गिल्ड की है और हम अल्केमिस्ट गिल्ड को इससे लोगों को चुनने की प्रायोरिटी है। धत तेरे की अमीर जनता। सुमू इतने गुस्से में था कि उसने अपनी दाढ़ी बनाई और घूरा। अल्केमिस्ट गिल्ड के इन लोगों ने असल में वांग हाओ को पाने के लिए सीधे पृथ्वी खरीदी थी। प्रिंसिपल जोंगली चुप रह गया। जैसा कि अल्केमिस्ट गिल्ड से उम्मीद थी, इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी ताकतों में सबसे अमीर। जब चीजें उनके हिसाब से न हों तो सीधे एक ग्रह खरीदना सच में चक्कर आने वाला है। हम्फ, सुमू ने ठंडी आवाज में कहा। इंटरस्टेलर फेडरेशन में ग्रह खरीदने के बाद लोगों को चुनने की प्रायोरिटी देने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए शामिल व्यक्ति की मंजूरी भी जरूरी है। मो ली ने कॉन्फिडेंस से कहा, हम अल्केमिस्ट गिल्ड अमीर हैं और वांग हाओ में टैलेंट है। ये पक्का एक परफेक्ट मैच है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। बोलने के बाद उसने उंगलियां चटकाईं, लुओ याओ को पीछे आने का इशारा किया। सीनियर सू, हम अब जा रहे हैं। लुओ याओ ने झुककर सू म्यू को अलविदा कहा, लेकिन उसका दिल अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाया था कि अल्केमिस्ट गिल्ड ने वांग हाओ के लिए अर्थ खरीद लिया है। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल जोंग ली ने चिंता से कहा, सीनियर सू म्यू, अल्केमिस्ट गिल्ड ने वांग हाओ को पाने का पक्का इरादा कर लिया है और वह हार नहीं मानेगा। मो ली, वह बेवकूफ़। सू म्यू खुद को हंसने से रोक नहीं सका। वांग हाओ एम्परर स्टार पर पैदा हुआ था और उसके घर का रजिस्ट्रेशन एम्परर स्टार पर है, अर्थ पर नहीं। अगर उस बूढ़े मोली को प्रायोरिटी चाहिए तो अगर उसमें हिम्मत है तो उसे एम्परर स्टार खरीद लेना चाहिए। प्रिंसिपल जोंगली काफ़ी देर तक हैरान रहा, फिर आखिर में बोला, अल्केमिस्ट गिल्ड सच में बहुत अमीर है। उन्होंने जांच भी नहीं की और सीधे अर्थ खरीद लिया। बिना पैसे और इतने बड़े फैसले के कौन इस तरह खेलने की हिम्मत करेगा? गाओक्सियोंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। गाओक्सियोंग के ऑफिस में केयोंग डायरेक्टर जनरल के साथ गाओक्सियोंग से मिलने गया। बूढ़े, तुम्हारे पास मेरे घर आने का टाइम क्यों है? गाओक्सियोंग ने प्यार से डायरेक्टर जनरल का कंधा थपथपाया। डायरेक्टर जनरल मुस्कुराया और बोला, 1 तुमसे मिलने के लिए और 2 किसी के बारे में पूछने के लिए। गाओक्सियोंग एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर अचानक उसे एहसास हुआ, तुम यहाँ वांग हाओ के बारे में पूछने आए हो। 100 स्कूल के दौरान वांग हाओ के ज़ुकियानकिन पर ज़बरदस्ती करने की खबर हेजेमनी कॉम्पिटिशन पहले ही फैल चुका था। पुलिस स्टेशन में अभी बहुत भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन उसका पुराना दोस्त उसे ढूंढने आया था। ये साफ था कि वह किसके बारे में पूछ रहा था। डायरेक्टर जनरल ने सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि वांग हाओ का आपसे कनेक्शन है, इसलिए मैं खास तौर पर पूछने आया था। गाओक्सियोंग ने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, अच्छा हुआ तुमने गड़बड़ नहीं की, वरना सच में कुछ बड़ा हो जाता। डायरेक्टर जनरल चौंक गए और जल्दी से पूछा, इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है? कहा नहीं जा सकता। गाओक्सियोंग ने हाथ हिलाया। ये देखकर कि डायरेक्टर जनरल अभी भी हार नहीं मान रहे थे, वह उन्हें बस इतना याद दिला सके, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना बता सकता हूं कि किसी ने सीधे वांग हाओ के लिए पृथ्वी खरीदी थी। पृथ्वी खरीदी? डायरेक्टर जनरल और केयोंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी वह मदर प्लेनेट है जहां इंसानी सभ्यता शुरू हुई थी, और यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई सिर्फ इसलिए खरीद सकता है क्योंकि वह चाहता है। बहुत मजबूत सपोर्ट के बिना यह नामुमकिन है। क्या यह अल्केमिस्ट गिल्ड है?
डायरेक्टर जनरल ने हिचकिचाते हुए पूछा। वांग हाओ ने जो टैलेंट दिखाया उसे देखते हुए सिर्फ अमीर अल्केमिस्ट गिल्ड में ही इतनी ताकत थी। भले ही पृथ्वी मदर प्लैनेट है, फिर भी यह एक फर्स्ट लेवल प्लैनेट है। कौन बिना किसी वजह के इतना पैसा खर्च करके एक फर्स्ट लेवल प्लैनेट खरीद कर वापस लाएगा? और एक अर्थ खरीदने के पैसे से दर्जनों फर्स्ट लेवल प्लैनेट खरीदे जा सकते हैं। गाओक्सियोंग ने सिर हिलाया और उसे फिर याद दिलाया, वांग हाओ को पाने के लिए अल्केमिस्ट गिल्ड को अर्थ खरीदने के बारे में सोचने पर मजबूर करने की क्या वजह है? गल्प। डायरेक्टर जनरल और केयोंग ने मुश्किल से निगला और उनके माथे से धीरे धीरे ठंडा पसीना टपकने लगा। और क्या वजह हो सकती है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कोई दूसरी फोर्स भी आगे बढ़ रही थी और अल्केमिस्ट गिल्ड इस फोर्स के सामने मजबूत रवैया नहीं दिखा सका, इसलिए वे सिर्फ गोलमोल रास्ता अपना सकते थे, अर्थ खरीद सकते थे और प्रायोरिटी चुनने के अधिकार पा सकते थे। क्या तुम अब भी वांग हाओ का बैकग्राउंड जानना चाहते हो? गाओक्सियोंग ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। डायरेक्टर जनरल ने बार बार अपना सिर हिलाया। उसका दिल पहले से ही काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था और आगे सुनने से निश्चित रूप से दिक्कतें होंगी। और एक डायरेक्टर जनरल होने के नाते उन्हें ये नियम कैसे नहीं पता था कि जितना कम जानो उतना ही सुरक्षित हो। केयोंग, जो किनारे पर था, उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। अच्छा हुआ कि उसने गाओ डैमेई और लिंटिंगबाई की शादी में वांग हाओ को देखा, वरना अगर वांग हाओ को उससे कोई दिक्कत हो जाती तो वह पक्का बिना लाश के रह जाता। जल्द ही डायरेक्टर जनरल पुलिस स्टेशन वापस आ गया और बिना कुछ कहे तुरंत एक बयान जारी कर दिया। वांग हाओ के मामले में वे पूरी जांच करेंगे, लेकिन उन्हें पक्के सबूत और गवाहों की जरूरत थी। उम्मीद थी कि जनता सुराग दे सकती है। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरी धरती पर हंगामा मच गया। हर जगह बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, जिसमें पुलिस स्टेशन से वांग हाओ को तुरंत गिरफ्तार करने और उसे सजा दिलाने की मांग की गई। लेकिन पुलिस स्टेशन बेपरवाह बना रहा, सिर्फ सबूत देखने का रवैया बनाए रखा और टालमटोल करने की स्ट्रैटेजी अपनाई। वे तब तक इंतजार करना चाहते थे जब तक वांग हाओ धरती छोड़कर अल्केमिस्ट गिल्ड या किसी दूसरी फोर्स के पास न चला जाए जो अल्केमिस्ट गिल्ड का मुकाबला कर सके। उन्होंने ठान लिया था कि धरती पर वांग हाओ को कुछ नहीं होने देंगे। हालांकि इस समय वांग हाओ लगातार मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जब से वह लकड़ी के घर में आया था, सिस्टम की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। डिंग डोंग, होस्ट को दूसरे इंसान की देवी की बुराई करने और 300 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को बीस्ट के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार सिस्टम ने इतने पॉइंट्स दिए कि वांग हाओ का दिल नहीं मान सका। 13 मिलियन पॉइंट्स और उस पर ओरिजिनल 300,000 पॉइंट्स, कुल 13.3 मिलियन पॉइंट्स। वांग हाओ के लिए, जो हमेशा से काफ़ी गरीब रहा था, ये बेशक कई 100 गुना इनाम वाली लॉटरी जीतने जैसा था, सच में बहुत खुशी देने वाला। लेकिन वांग हाओ अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे पॉइंट्स क्यों थे। क्या एक वाई वम की मुस्कान की ताकत सच में इतनी ज़्यादा हो सकती है? किसे फ़र्क पड़ता है कि उसके पास इतने पॉइंट्स क्यों हैं? वांग हाओ ने अपने मुंह के कोने से लार पोंछी, ये सोचकर कि उसे पूरी ताकत लगानी होगी। वांग हाओ का बुरा हाल देखकर जिया वेईवेई और ले जुवान उससे दूरी बनाए रखते हुए पीछे हट गए। उनके शरीर से जहर अभी तक नहीं निकला था और अगर यह वशी वांग हाओ उनके साथ कुछ करना चाहता तो उनमें विरोध करने की ताकत नहीं होती। जू कियानकिन की बात करें तो वांग हाओ ने जब उससे खून से भरी सिरिंज निकाली तो उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था और वह बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी, बिना हिले डुले। वांग हाओ ने मन ही मन पूछा, ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी को फ्लॉलेस में अपग्रेड करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 10 मिलियन पॉइंट्स। खांसी। वांग हाओ जोर से खांसा। उसे पीक ऑफ परफेक्शन में अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 100,000 पॉइंट्स लगे, लेकिन इस अगले अपग्रेड के लिए 10 मिलियन, पूरे 100 गुना बढ़ोतरी। सिस्टम नोटिफिकेशन, अगर होस्ट ग्रेटेस्ट वॉर्ड मास्टरी को फ्लॉलेस में अपग्रेड करता है तो भविष्य में सिस्टम से एक्सचेंज की गई कोई भी ग्रेटेस्ट वॉर्ड मार्शल स्किल अपने आप पीक ऑफ परफेक्शन पर पहुंच जाएगी। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। ये सुनकर डील बिल्कुल भी घाटे की नहीं लगी। ये सोचकर वांग हाओ ने सीधे फ्लॉलेस लेवल की ग्रेटेस्ट वॉर्ड मास्टरी के लिए एक्सचेंज कर लिया। इससे उसकी हाल ही में बढ़ी हुई नेटवर्थ तुरंत गिर गई और उसके पास सिर्फ 3.3 मिलियन विलेन पॉइंट्स बचे। तुरंत वांग हाओ का दिमाग साफ हो गया। स्लैश, चॉप, हैक, हॉरिजॉन्टल, ब्लॉक, ग्रेटेस्ट वॉर्ड की 5 खास टेक्निक साफ दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे जब तक वह इस समय ग्रेटेस्ट वॉर्ड पकड़े हुए है, वह ऐसी हालत में पहुंच सकता है जहां तलवार उसके हाथ का हिस्सा हो, सब कुछ पूरी तरह से उसकी मर्जी पर हो। जिया वेईवेई और ले जुवान ने अपनी आंखें मलीं, घूरते हुए वांग हाओ को ध्यान से देखा। अभी कुछ देर पहले वांग हाओ से ऐसा ऑरा निकला था जो सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर में होता है। क्या हम कुछ देख रहे हैं? लेकिन जब दोनों लड़कियों ने फिर से ध्यान से देखा तो वह ऑरा तुरंत गायब हो गया और पीछे वही बेचारा वांग हाओ रह गया। इस बीच
वांग हाओ ने दोनों लड़कियों को नज़रअंदाज किया और जू कियानकिन से निकाले गए खून और कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके हेवन बरियल पोशन का एक कमज़ोर वर्शन बनाना शुरू कर दिया, साथ ही दोनों लड़कियों के लिए एंटीडोट भी। जब दोनों लड़कियों ने वांग हाओ की हरकतें फिर से देखीं तो वे हैरानी से चिल्लाए बिना नहीं रह सकीं। ये वांग हाओ पक्का एक मॉन्स्टर था, 17 साल की उम्र में पोशन बनाने में और कौन इतना माहिर हो सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि इंटरस्टेलर फेडरेशन में लेवल 1 पोशन अप्रेंटिस और लेवल 2 पोशन मास्टर बेकार थे, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी के साथ लेवल 1 और 2 पोशन मास्टर द्वारा बनाए गए पोशन बनाए जा सकते थे। रोबोट। इसके अलावा यह मास प्रोडक्शन था जिसमें हाथ से बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब लेवल 3 पोशन ग्रैंड मास्टर्स और उससे ऊपर के लेवल की बात आई तो रोबोट्स के लिए उनकी जगह लेना मुश्किल हो गया। पोशन में हज़ारों तरह के बदलावों के लिए मौके पर ही इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत थी, जो कोई एक प्रोग्राम नहीं कर सकता था। इसलिए पोशन मास्टर के रास्ते पर सफल होने के लिए गुजारा करने के लिए लेवल 3 पोशन ग्रैंड मास्टर तक पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन वांग हाओ 17 साल की उम्र में ये कर सका, जिसका मतलब था कि उसके पास बहुत सारी उम्मीदें थीं। लगभग 1 घंटे बाद वांग हाओ ने हेवन बरियल पोशन का कमज़ोर वर्शन बनाना खत्म किया और दोनों लड़कियों के पीने के लिए एंटीडोट की 2 बोतलें भी तैयार कीं। और जैसे ही वांग हाओ ने दरवाज़ा खोला, बाहर के सभी डॉक्टरों ने उसे नफरत और गुस्से से देखा। क्या हो रहा है? वांग हाओ और दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। जू कियानकिन है, अंदर जाओ, तुम लोग जाओ और उसे बाहर ले जाओ। वांग हाओ ने हाथ हिलाया, अपना सामान उठाया और जिया वेईवेई और ले जुवान के साथ आइलैंड के बीच में आइलैंड हॉट लेक की ओर चल दिया। डॉक्टरों के लकड़ी के घर में घुसने के बाद वे सब गुस्से में थे। देखो इस इंसान के साथ कैसा बर्ताव किया गया है। न सिर्फ उसका चेहरा पीला पड़ गया है, बल्कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही है। ये कितना हिंसक रहा होगा। जल्दी करो, अगर हमें देर हो गई तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे, मुख्य डॉक्टर चिल्लाया और दूसरे डॉक्टर जल्दी से मदद के लिए आगे आए। जब जू कियानकिन को डॉक्टर स्ट्रेचर पर ले गए तो धरती एक बार फिर उबल पड़ी। जानवर वांग हाओ मुर्दाबाद के नारे और तेज होते गए और लोगों के विरोध प्रदर्शन भी बढ़ते गए। इस समय वांग हाओ का फैन क्लब पूरी तरह से टूट गया था। उनका प्यारा ओप्पा वांग हाओ कितना बेशर्म इंसान निकला। उनके सच्चे दिलों को चोट लगने के बाद फैन क्लब तुरंत वांग हाओ के खिलाफ एक नैतिक निंदा ग्रुप में बदल गया। इससे धरती पर पुलिस स्टेशन बहुत बिजी हो गए। पुलिस अफसरों को एक के बाद एक पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए भेजा गया। उसी समय पुलिस कमिश्नर हर दिन 3 अगरबत्ती जलाता था, इस उम्मीद में कि यह मास्टर वांग हाओ जल्दी से धरती छोड़ देगा। वह सच में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। गुस्साई जनता को संभालना सच में मुश्किल था। ... डिंग डोंग। दूसरों में इंसाफ की भावना जगाने और 200 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग डोंग। बेशर्म बदमाश के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए होस्ट को बधाई। ... डिंग डोंग। 10,000 से ज्यादा औरतों के दिलों को सफलतापूर्वक दुखाने और लाखों लोगों द्वारा कड़ी निंदा किए जाने और वुल्फ कब लिटिल बीस्ट का टाइटल पाने के लिए होस्ट को बधाई। ... वांग हाओ ने मासूमियत से आसमान की ओर देखा। अब उसके पास यह मानने का पक्का कारण था कि सिस्टम टूट गया है, वरना यह उसे पॉइंट्स क्यों देता रहता। और वुल्फ कब लिटिल बीस्ट 10,000 से ज्यादा औरतों के दिलों को दुखा रहा है। उसके साथ कुल मिलाकर सिर्फ 2 औरतें थीं, उसके लिए दुख देने के लिए 10,000 औरतें कहाँ थीं। डिंग डोंग। कुल 21.7 मिलियन विलेन पॉइंट्स जमा करने के लिए होस्ट को बधाई। वांग हाओ ने आह भरी। इतना हैंडसम होने के बावजूद वह कुछ नहीं कर सकता था। पॉइंट्स आते रहे। अगर वह उनका इस्तेमाल नहीं करता तो वह सच में सभी देवताओं और बुद्धों को निराश कर देता। नया टाइटल लाओ ताकि मैं देख सकूं, वांग हाओ ने सिस्टम को आवाज़ दी। वुल्फ क्यूब लिटिल बीस्ट। एक कम उम्र का शावक जो बहुत दिखावटी, हाई प्रोफाइल लेकिन दमदार है, बेशर्म पर्सनैलिटी और गंदे दिल के रास्ते पर चलता है। बड़ा होने से पहले दुनिया उससे नफरत करती है। इन इट्स स्किल बीस्ट ब्लड बॉइलिंग। इस्तेमाल करने पर शरीर के अंदर खून तेजी से जलता है, जिससे अटैक पावर दोगुनी हो जाती है। वुल्फ क्यूब लिटिल बीस्ट मास्टर की लाइफ समरी। नौजवान, जिंदगी बहुत खतरनाक है, इंश्योरेंस खरीदना याद रखना। वांग हाओ का मुंह फड़क उठा। ये किस तरह के टाइटल हैं? हालांकि अटैक पावर दोगुनी करने का गुण काफ़ी अच्छा था। मेरे पास अभी भी 25 मिलियन पॉइंट्स हैं, मुझे क्या खरीदना चाहिए? वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई। अचानक उसे याद आया कि उसने सिर्फ एक सिस्टम इन्वेंट्री स्लॉट खोला था। अब जब उसके पास पैसे थे तो उसे और खोलने थे। 100 स्टोरेज स्लॉट के बदले। डिंग डोंग। होस्ट को 100 स्टोरेज स्लॉट खोलने के लिए 1 मिलियन पॉइंट्स खर्च करने के लिए बधाई। सिर्फ 1 मिलियन खर्च किए। वांग हाओ मुस्कुराया। पैसे होने से सच में कॉन्फिडेंस में फ़र्क पड़ता है। सड़क पर चलते हुए ले जुवान ने जिया वेईवेई को खींचा और फुसफुसाया, वांग हाओ के एक्सप्रेशन क्या हैं?
जिया वेईवेई ने वांग हाओ की तरफ देखा, वह कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। वांग हाओ के मुंह के कोने से लार टपक रही थी और चेहरे पर एक गंदी मुस्कान थी। चलो इस आदमी से दूर रहते हैं। हालांकि वह बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसका कैरेक्टर सच में अच्छा नहीं है। सावधान रहना बेहतर है। लेशुवान ने सिर हिलाया और दोनों लड़कियों ने धीरे से अपनी रफ्तार बढ़ा दी, वांग हाओ से 10 मीटर की दूरी बनाए रखी। अंधेरा होते ही तीनों का ग्रुप आखिरकार सैंडी बे आइलैंड के सेंटर आइलैंड हॉट लेक पर पहुंच गया। उनके पहुंचने से पहले वहां पहले से ही 20 से 30 स्टूडेंट थे। वे इस 100 स्कूल हेजेमनी के बचे हुए एलीट थे। हालांकि इस समय हर कोई एक दूसरे को सावधानी से देख रहा था, लेकिन किसी ने भी पहला कदम नहीं उठाया। आखिर में किसी ने आगे बढ़कर कहा कि पिछले 2 दिनों से हर कोई दिमागी तौर पर थक गया है, इसलिए उन्हें रात को आराम करना चाहिए और कल एक बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हर किसी ने आराम करने के लिए एक लकड़ी का घर ढूंढा, कल होने वाली बड़ी लड़ाई का इंतजार करते हुए। रात का समय 11th हाई स्कूल प्रिंसिपल जोंगली सूमू के सामने आए और बताया, सीनियर सूमू, नस के एग्जामिनेशन रिजल्ट के अनुसार जू कियानकिन के साथ गलत व्यवहार होने का कोई निशान नहीं है। और जू कियानकिन ने यह भी कहा कि वांग हाओ के उसे लकड़ी की झोपड़ी में ले जाने के बाद उसने सिर्फ एक दवा बनाने के लिए उसका खून निकाला और कुछ नहीं किया। हम समझ गया। सूमू ने राहत की सांस ली। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उम्मीद निराशा में बदल जाएगी। अगर वांग हाओ ने सच में ऐसा कुछ किया होता तो उसे सच में नहीं पता होता कि क्या करना है। अगर उसने वांग हाओ को मार दिया तो वह वांग तियानी को निराश कर देगा। अगर उसने वांग हाओ को जेल भेज दिया तो उसे दुख होगा। अगर उसने वांग हाओ की खेती को कमजोर कर दिया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन आखिर में नतीजे ने उसे निराश नहीं किया। काम करते समय छोटी मोटी कमियां निकालने और छोटे मोटे फायदे उठाने के अलावा इस बच्चे वांग हाओ में असल में कोई बड़ी कमी नहीं थी और वह इतना बुरा भी नहीं था जिसे सुधारा जा सके। और इन छोटी मोटी कमियों से ये भी पता चलता था कि वांग हाओ को भविष्य में दूसरों के हाथों नुकसान नहीं होगा। जोंगली, तुमने अभी क्या कहा बच्चे? मोली लुओ याओ के साथ अंदर आया और सख्ती से पूछा, तुमने अभी कहा कि वांग हाओ ने जू कियानकिन का खून निकाला और फिर एक दवा बनाई। प्रिंसिपल जोंगली ने ईमानदारी से सिर हिलाया, लेकिन वह हैरान था। क्या दवा बनाने के लिए खून का इस्तेमाल करना कोई आम बात नहीं थी। बस उसने जो सुना था वह राक्षस के खून का इस्तेमाल था, जबकि वांग हाओ ने इस बार इंसान के खून का इस्तेमाल किया था। वाइस प्रेसिडेंट, ये वह दवा नहीं है ना? लुओ याओ ने एक पल के लिए सोचा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर डर का भाव था। सूम्यू ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, बूढ़े मोह, पहेलियां बनाना बंद करो। जल्दी से बताओ कि वांग हाओ ने आखिर में कौन सा पोषण बनाया था। मोली ने गहरी सांस ली और गंभीर चेहरे से कहा, दुनिया में सिर्फ एक ही तरह का पोषण है जिसे बनाने के लिए डार्क स्पिरिट बॉडी के खून की जरूरत होती है। वह है हेवन बरियल पोषण। हेवन बरियल पोषण। सूम्यू और जोंगली चिल्लाए, उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक एक बार किसी ने एक ग्रह पर हेवन बरियल पोषण का इस्तेमाल किया था और इस वजह से वह ग्रह तुरंत एक मना किया हुआ जोन बन गया। कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब तक वह इस ग्रह पर पहुंचता उसकी ताकत कम हो जाती और फिर वह जमीन पर लेट जाता, धीरे धीरे मौत का इंतजार करता। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस ग्रह पर हजारों साल बीत चुके थे, फिर भी इस पर मौजूद हेवन बरियल पोषण अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जब तक कोई एंटीडोट न लिया जाए, अंदर आने वाला कोई भी सिर्फ मौत का इंतजार कर सकता था। क्या कोई गलती हो सकती है? प्रिंसिपल जोंगली ने हैरानी से पूछा। हेवन बरियल पोषण एक लेवल 6 पोषण होना चाहिए। लेवल 6 पोषण सेंट की काबिलियत के बिना इसे बनाना नामुमकिन है ना? सूम्यू ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या तुमसे कोई गलती हो सकती है? शायद ऐसे और भी पोषण हैं जिनके लिए डार्क स्पिरिट बॉडी के खून की जरूरत होती है। मोली ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। डार्क स्पिरिट बॉडी का खून सिर्फ हेवन बरियल पोषण बनाने के लिए सही है। इसका कोई और इस्तेमाल नहीं है। अब सब कंफ्यूज थे, सच में समझ नहीं पा रहे थे कि वांग हाओ ने डार्क स्पिरिट बॉडी के खून का इस्तेमाल करके कौन सा पोषण बनाया था। छोड़ो, चलो बस कल देखते हैं। सूमू हल्के से हंसा, भले ही वांग हाओ का टैलेंट जबरदस्त हो, फिर भी वह सिर्फ लेवल 3 पोषण ग्रैंड मास्टर है। हमारे यहाँ लेवल 5 पोषण एम्पर है, डरने की क्या बात है? मोली ने सूमू की तरफ देखा, नाक सिकोड़ते हुए, बूढ़े सू, अगर तुम इस बूढ़े आदमी की चापलूसी भी करोगे तो भी बेकार है। वांग हाओ मेरे पोषण गिल्ड का मेंबर है। सूमू ने अपना सिर हिलाया, अब मोली से बहस नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि सच में कोई जरूरत नहीं है। आखिरी फैसला वांग हाओ के हाथ में था और कोई कुछ भी कहे वह बेकार है। ... रात का समय था, सैंड बे आइलैंड शांत था, कभी कभी जानवरों की दहाड़ें गूंज रही थीं। लकड़ी की झोपड़ी में वांग हाओ अभी पिछले 2 दिनों में मिली लूट का हिसाब लगा रहा था।
एक लेवल 2 क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी, एक लेवल 2 डैगर, एक लेवल 3 अलॉय ग्रेटेस्ट वॉर्ड, ग्रेनेड, फ्लैशबैंग और कई लैंड माइन। साइड में खड़ी दो लड़कियां लेजुवान और जिया वेई अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकीं। किसने सोचा होगा कि जब वह पहली बार सैंड बे आइलैंड पहुंचा तो वान हाओ का गियर इतना खराब था कि वह लगभग एक आम आदमी जैसा था। लेकिन अब उसके मौजूदा गियर से जो डैमेज हुआ है वह बिल्कुल आंखें चौंधिया देने वाला था। बट गन से कैनन में पक्का अपग्रेड। टैली खत्म करने के बाद वान हाओ ने सिस्टम स्टोर ब्राउज करना शुरू किया और खूब खर्च करने का फैसला किया। लाइटनिंग स्टेप्स जो अभी पीक परफेक्शन पर है नेचुरल मास्टरी में अपग्रेड होता है, इसकी कीमत 2 मिलियन पॉइंट्स है। 1000 इल्यूजन हैंड जो अभी प्रोफिशिएंट मास्टरी पर है पिनेकल वर्क में अपग्रेड होता है और फिर नेचुरल मास्टरी में अपग्रेड होता है, इसकी कीमत 3 मिलियन पॉइंट्स है। लेवल 3 पोशन ग्रैंड मास्टर के लिए ज़रूरी सभी पोशन फॉर्मूले पूरी तरह से खरीदने पर 5 मिलियन पॉइंट्स के होते हैं। स्पेशल एडिशन स्ट्रेंथनिंग पोशन इस्तेमाल के बाद तुरंत एक लेवल पार कर सकता है। मार्शल अप्रेंटिस कल्टीवेशन इस्तेमाल के लिए इसकी कीमत 1 मिलियन है। कुछ आइटम खरीदने के बाद कुल कीमत 11 मिलियन थी, जिससे 13 मिलियन बचे। इससे वान हाओ लगातार आहें भर रहा था, मैं ये पैसा कैसे खर्च नहीं कर सकता। अपने अमीर आदमी वाले ख्यालों को दूर रखकर वान हाओ ने सीधे स्पेशल एडिशन स्ट्रेंथनिंग पोशन पी लिया। उसकी साधना तुरंत मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 तक पहुंच गई, मार्शल मास्टर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। वान हाओ ने मुंह बनाया। मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 पर पहुंचने के बाद उसे लगा कि यह पहले से अलग था जब उसने सफलता हासिल की थी। पहले सफलता हासिल करने के बाद वह फिर से सफलता हासिल कर सकता था जब तक वह अपने शरीर के हिसाब से ढल जाता, दूसरों की तरह अपने फाउंडेशन को टेम्पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब जब वह सफलता हासिल कर चुका था तो उसे अपने शरीर पर अपने कंट्रोल में थोड़ा बदलाव महसूस हुआ। 10 दिन से आधे महीने की टेम्परिंग के बिना वह निश्चित रूप से फिर से सफलता हासिल नहीं कर पाता। सिस्टम, क्या हो रहा है? वान हाओ ने उत्सुकता से पूछा। होस्ट, क्या आपको बिगिनर्स गिफ्ट पैकेज से लेवल 1 पोटेंशियल पिल याद है? आप मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 तक पहुंच गए हैं और लेवल 1 पोटेंशियल पिल का असर खत्म हो गया है। जल्दी से आगे बढ़ने और एक मजबूत नींव पक्की करने के लिए आपको लेवल 2 पोटेंशियल पिल का इस्तेमाल करना होगा। वान हाओ ने राहत की सांस ली। तो ये पोटेंशियल पिल का असर खत्म हो रहा था। ये तब तक अच्छा था जब तक उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं थी। बिना सोचे समझे उसने खुले दिल से कहा, एक लेवल 2 पोटेंशियल पिल खरीदो। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई, लेवल 2 पोटेंशियल पिल खरीदने के लिए 10 मिलियन खर्च करने के लिए। कितने? वान हाओ हैरान रह गया, फिर उसके दिल में अचानक दर्द हुआ। ये बहुत महंगा था, है ना? अब उसके पास सिर्फ 3 मिलियन पॉइंट्स बचे थे। वह अपनी कमर कसने वाले बुरे दिनों में वापस आ गया था। अपने हाथ में लेवल 2 पोटेंशियल पिल को देखकर वान हाओ ने एक अजीब सी मुस्कान दी, उसे एक ही घूंट में निगल लिया। उसके शरीर की बेचैनी तुरंत गायब हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह तक वह अपने मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगा। बचे हुए 3 मिलियन पॉइंट्स को देखकर वान हाओ का और कुछ खरीदने का मन नहीं हुआ। वह सिस्टम स्टोर से बाहर निकला और देखा कि जिया वेई और लेजुवान कोई न्यूज़ देख रही थी, कुछ बुदबुदा रही थीं। ये देखकर वान हाओ दबे पांव दोनों लड़कियों के पास गया, झांका और धीरे से पढ़ा, कैसे किसी पर्वत से सामना होने पर कैसे हैंडल करें। तुम यहाँ कब आए? दोनों लड़कियां आवाज़ सुनकर चौंक गईं, जल्दी से अपने स्मार्ट ब्रेसलेट बंद कर दिए और साथ ही वान हाओ को थोड़े गिल्ट से देखा। अभी 1 सेकंड से भी कम समय पहले यहाँ आया हूँ। वान हाओ ने कंधे उचकाए, फिर शरारत से कहा, क्या तुम किसी पर्वत से मिले? असल में तुम्हें पर्वत से मिलने से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे जैसा बॉयफ्रेंड ढूंढ लो और कोई भी पर्वत तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। दोनों लड़कियों ने आंखें घुमाईं। क्या यह आदमी सच में नहीं समझा या वह बस बहुत घमंडी था? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बच रही हो? सूरज निकला और शावन आइलैंड ने एक नए दिन का स्वागत किया। उसी समय ये 100 स्कूल्स हेजेमनी का आखिरी दिन भी था और धरती पर कई दर्शक पहले ही अपने स्टूल लगा चुके थे, आखिरी फ्री फॉर ऑल के आने का इंतजार कर रहे थे। आहा, वान हाओ ने आलस से अंगड़ाई ली, अपनी नींद भरी आंखें खोली, फिर लकड़ी के घर से बाहर निकला और बाथरूम चला गया। लेजुवान ने वान हाओ को जाते हुए देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, वेई, असल में मुझे लगता है कि वान हाओ बुरा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि सबने उसे गलत समझा हो? देखो, वह पिछले कुछ दिनों से अच्छा बर्ताव कर रहा है और उसने कुछ और नहीं किया है। जिया वेई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, एक पल सोचा और कहा, मुझे लगता है कि इस आदमी के अचानक ऐसा होने के सिर्फ 2 कारण हैं। एक तो ये कि अभी भी कंपटीशन का समय है, इसलिए वह लापरवाह नहीं हो सकता। दूसरा ये कि वह इस मौके का इस्तेमाल करके हमारी मेहरबानी पाना चाहता है ताकि वह आसानी से कोई चाल चल सके।
लेजुवान अचानक समझ गया, उसने जिया वेई वेई को थम्स अप दिया और उसे लगा कि उसकी बात काफ़ी सही है। 4 अचानक तेज़ हवा की आवाज़ सुनाई दी। लेजुवान और जिया वेई वेई ने सिर घुमाकर देखा और देखा कि एक ग्रेनेड उनकी ओर उड़ रहा है। अच्छा नहीं, दुश्मन का हमला। जिया वेई वेई ने अपनी ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड उठाए और अपने और लेजुवान के सामने रुक गई। गड़गड़ाहट। एक पल में आग की एक चमक आसमान में उठी और एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी। उसी समय दूर से धमाकों की आवाज़ें भी आईं, जिससे पता चल रहा था कि आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है। वांग हाओ, तुम ठीक हो? लेजुवान जोर से चिल्लाए, अपना सिर घुमाकर बाथरूम की तरफ देखा और अगले ही पल एक चीख सुनाई दी, आह, तुम बड़े बिगड़े हुए आदमी हो। वांग हाओ शावर के नीचे बिना कपड़ों के खड़ा था, उसके मुंह में टूथब्रश था, मुंह के चारों ओर सफ़ेद झाग था और उसने गुस्से से इधर उधर देखा। ये कैसे लोग हैं? क्या उनमें कोई पब्लिक मोरल नहीं है? क्या उन्होंने नहीं देखा कि वह नहा रहा था? उन्होंने बिना बताए ही हमला कर दिया। लेजुवान, उस बड़े बुरे आदमी का क्या हुआ? जिया वेई वेई ने बेचैनी से पूछा। लेजुवान ने जिया वेई वेई की आंखें ढक दी और शर्माते हुए कहा, पीछे मत देखना, उस बड़े बिगड़े हुए आदमी ने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। फट, वह सच में एक बिगड़ा हुआ आदमी है। जिया वेई वेई का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया और वह थूके बिना नहीं रह सकी। वे आ रहे हैं, सावधान। लेजुवान ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस आदमी पर गोली चला दी जो अचानक आगे बढ़ा। पिछले 2 दिनों से मुझे दबाकर मारा जा रहा है। आज आखिरकार मैं कत्ल कर सकती हूँ। जिया वेई वेई की आंखों में खून की प्यास चमक उठी। उसका छोटा सा शरीर उछल पड़ा और उसके हाथ में बड़ी तलवार सीधी नीचे गिर गई। झपकी, मेटल के टकराने की आवाज़ आई, हर तरफ चिंगारियां उड़ी और एक आदमी तुरंत उड़ गया। आसपास के लोग तुरंत हैरान रह गए। ये हिंसक लोली बड़ी तलवार जितनी लंबी भी नहीं थी, उसमें इतनी ज़बरदस्त विस्फोटक ताकत कैसे हो सकती है? ज्यादा दूर नहीं, भाइयों डिंग हाओजी और डिंग हाओक्सुआन ने भी यहाँ लड़ाई देखी। छोटे भाई डिंग हाओक्सुआन ने एक भान उठाए और आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन बड़े भाई डिंग हाओजी ने उसे पीछे खींच लिया, सिर हिलाया और कहा, ये टीम बहुत मजबूत है। अभी उनका सामना करना बहुत नुकसानदेह होगा। डिंग हाओक्सुआन ने एक पल सोचा और बेबसी से सिर हिलाया। अब आगे बढ़ना बेशक स्नाइप और क्लैम की लड़ाई जैसा होगा और मछुआरे को फायदा होगा। चलो पहले दूसरे दुश्मनों को ढूंढते हैं। डिंग हाओजी ने अपनी बड़ी तलवार डिंग हाओक्सुआन की तरफ फेंकी और खुद एक हल्की लेजर तलवार का इस्तेमाल किया। दहाड़, अचानक एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी, जिससे लोगों के कान के पर्दे हिल गए। सबने अपना सिर घुमाया और देखा कि मेटल से बना एक बड़ा भेड़िया उनकी नज़र में आ रहा है। बड़ा भेड़िया अपने पूरे शरीर पर कई तरह के हथियारों से लैस था, जिसमें मिलिट्री के हथियार और टेक्नोलॉजिकल हथियार शामिल थे। लेकिन कितने भी हों, इन हथियारों का डैमेज सभी लेवल 2 का था, जिससे मार्शल मास्टर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता था। यह एक मेका है। वांग हाओ ने मेटल के बड़े भेड़िए को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखें जलन से भरी थीं। मेका पहनना न सिर्फ आर्मर की एक लेयर पहनने के बराबर है, बल्कि टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से यह अंदर के इंसान की ताकत, सुनने की शक्ति और समझ को भी काफ़ी बेहतर बना सकता है। हालांकि हैकर्स को घुसपैठ करने और कंट्रोल पर कब्जा करने से रोकने के लिए मेका के अंदर आए असल में मदद के लिए है। मेन कंट्रोल मेथड अभी भी ब्रेनवेव कंट्रोल का इस्तेमाल करता है, जो इसे मेंटल पावर से कंट्रोल करना है। इस तरह हैकर्स के घुसकर कंट्रोल करने की घटना नहीं होगी, लेकिन किसी मेका को कामयाबी से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिना ज़बरदस्त मेंटल पावर के इसे कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन है। यह एक बीस्ट टाइप मेका है, अंदर वाला ज़रूर जुओ चाओ होगा। सब लोग मेटल के बड़े भेड़िए को डर से देखने लगे। यह एक लेवल 2 मेका था और वह भी एक रेयर बीस्ट टाइप मेका। एक बार जब इसकी फायर पावर पूरी तरह से निकल जाती, तो यह पक्का मार्शल मास्टर लेवल के सभी एक्सपर्ट्स को हरा सकता था। हालांकि लेवल 1 मार्शल मास्टर के तौर पर जुओ चाओ के कल्टीवेशन बेस के साथ, भले ही उसकी मेंटल पावर आसमान को मात देने वाली थी, वह बीस्ट टाइप मेका की पूरी कॉम्बैट पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा वह एक लेवल 5 मार्शल मास्टर से मुकाबला कर सकता था, लेकिन ये भी इस 100 स्कूल्स हेजेमनी को हराने के लिए काफ़ी था। कोई हैरानी नहीं कि इतने सारे लोग जुओ चाओ से हार गए। पता चला कि उसके पास जो मेचा है वह एक बीस्ट टाइप मेचा है। वांग हाओ ने आंखें सिकुड़ी और जुओ चाओ के मेचा भेड़िए को देखा। मेचा 2 तरह के होते हैं, ह्यूमनॉइड मेचा और बीस्ट टाइप मेचा। ह्यूमनॉइड मेचा बहुत छोटे होते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है और उन्हें ज़्यादा मेंटल पावर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बीस्ट टाइप मेचा अलग होते हैं। वे साइज में बड़े होते हैं और उन्हें कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा मेंटल पावर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उनके बड़े साइज के कारण उनके पास जो इक्विपमेंट और हथियार होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बस एक ही कमी है कि उनका मोबिलिटी थोड़ा कम हो सकता है, ह्यूमनॉइड मेचा जितना फुर्तीला नहीं। सब लोग अपने पॉइंट्स काट दे दो, वरना मैं पोलाइट नहीं रहूँगा, मेचा भेड़िए ने कहा।
सबके चेहरे एकदम बदल गए। इस जुओ चाओ को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, असल में वह उन सबको एक ही बार में निगल जाना चाहता था। जुओ चाओ, 100 स्कूल्स हेजेमनी के लिए 10 जगहें हैं। तुम्हें इतना बेरहम होने की जरूरत नहीं है ना? डिंग हाओजी ने ठंडे स्वर में कहा। जुओ चाओ नफरत से हंसा, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही काफी हूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स अचानक समझ गए और जुओ चाओ का मतलब कुछ हद तक समझ गए। 100 स्कूल्स हेजेमनी शुरू होने से पहले उन सभी को अपने अपने प्रिंसिपल से हिंट मिल चुके थे। ये कंपटीशन पहले से अलग इसलिए था क्योंकि वहां एक बड़ा आदमी देख रहा था। अगर वे अच्छा परफॉर्म करते और इस बड़े आदमी का ध्यान अपनी ओर खींचते तो ज़्यादा से ज़्यादा वे आसानी से 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में से किसी एक में एडमिशन ले सकते थे और कम से कम उन्हें एक डिसाइपल के तौर पर लिया जा सकता था और वे तुरंत आसमान छू सकते थे। अगर जुओ चाओ ने अभी सबको बाहर कर दिया तो इसका मतलब होगा कि वह सबसे शानदार था, जिससे जुओ चाओ के इस बड़े आदमी का चेला बनने के चांस काफ़ी बढ़ गए। तसक तसक, यह आदमी कितना बुरा है। वांग हाओ ने पहले ही अपने कपड़े पहन लिए थे और पॉपकॉर्न की बाल्टी पकड़े हुए जिया वेई वेई और ले जुबान के सामने आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहा हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न कहाँ से आया? जिया वेई वेई ने हैरानी से वांग हाओ को देखा। वांग हाओ जमीन पर बैठ गया और जिया वेई वेई को भी खींचकर बैठा लिया। उसने पॉपकॉर्न जिया वेई वेई को दिया। चिंता मत करो कि मैं इसे कहाँ से लाया। अभी एक अच्छा शो है, हमें एक ही समय पर देखना और खाना चाहिए। जिया वेई वेई और ले जुबान के मुंह बन गए। इस आदमी वांग हाओ को कंपटीशन में हिस्सा लेने का मूड कैसे हो गया? ये साफ तौर पर एक लाइव एक्शन कुंग फू मूवी देखने का रिदम था। शावन आइलैंड हॉट लेक। जैसे ही जुओ चाओ का मेचा बड़ा भेड़िया दिखा, उसने सबको डरा दिया और साथ ही सबकी नफरत भी पकड़ ली। लेकिन जुओ चाओ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मेचा बड़े भेड़िए के शरीर पर मौजूद सभी खतरनाक हथियार एक पल में एक्टिवेट हो गए। अच्छा नहीं, भागो! सबकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वे जल्दी से छिपने की जगह ढूंढने लगे। वांग हाओ खड़ा हुआ, उसने दोनों लड़कियों की पतली कमर को अपनी बाहों में लिया और बिजली की तरह तेजी से कदम बढ़ाते हुए आसानी से एक बड़े पेड़ की चोटी पर उड़ गया। तुम! जिया वेई वेई के पतले हाथ ने वांग हाओ की ओर इशारा किया। वह इतनी हैरान थी कि बोल नहीं पा रही थी, उसकी नम आंखें गहरे सदमे से भर गईं। क्या ये बस एक नेचुरल बिजली की तरह कदम नहीं है? इसमें क्या बड़ी बात है? वांग हाओ ने मुंह बनाया, टहनी पर बैठा, पॉपकॉर्न खाया और नीचे हो रही लड़ाई को देखा। हफ! लेजुबान ने अपने हैरान दिल को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं, लेकिन चाहे वह कितनी भी सांस ले और छोड़े, वह खुद को शांत नहीं कर पाए। यह एक नेचुरल फुटवर्क था, दशकों की कड़ी ट्रेनिंग के बिना कौन इसे मास्टर कर सकता है? लेकिन वांग हाओ, एक 17 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट, सच में इसमें मास्टर हो गया। अगर यह बात फैल गई तो कितने बूढ़े मार्शल आर्टिस्ट इतने शर्मिंदा होंगे कि वे सुसाइड करना चाहेंगे। कोई हैरानी नहीं कि तुम इतने आराम से हो। जिया वेई वेई बैठ गया, पॉपकॉर्न छीन लिया और मुट्ठी भरकर खाने लगा। ये देखकर कि जिया वेई वेई और वांग हाओ कितने बेफिक्र थे, ले जुबान को सच में समझ नहीं आया कि क्या कहे। ये दो बड़े भाई बहन, क्या उन्हें नहीं पता कि एक बड़ी लड़ाई चल रही है? जुओ चाओ, इतना घमंडी मत बनो! डिंग हाओजी दहाड़ा। एक भयानक औरा तुरंत फैल गया और वह हाथ में लेजर तलवार पकड़े हुए मेका बड़े भेड़िए की ओर दौड़ा। और मैं, डिंग हाओक्सुआन भी पीछे नहीं था, अपनी बड़ी तलवार को पीछे खींचते हुए। ये दोनों असल में मार्शल मास्टर लेवल 2 तक पहुंच गए हैं। वांग हाओ थोड़ा चौंक गया। डिंग हाओजी और डिंग हाओक्सुआन के शरीर से निकला औरा पक्का मार्शल मास्टर लेवल 2 तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि पिछली लड़ाई ने भाइयों को गाओ जियोंग से खाई अच्छी चीजें पचाने का मौका दिया था। मार्शल मास्टर लेवल 2। जुओ चाओ का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। हालांकि उसके पास एक ऐसा मेका था जो सब कुछ खत्म कर सकता था। अगर उसके दुश्मनों से निपटना बहुत मुश्किल होता तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। आखिर मेका बहुत ज्यादा मेंटल पावर लेता था। रंबल। एक पल में दहाड़ लगातार जारी रही, तोप के गोले तेजी से निकले और लेजर बीम लगातार फायर हो रही थीं। डिंग हाओजी के हाथ में लेजर तलवार लगातार नाच रही थी, तोप के गोलों को एक एक करके चीर रही थी और फिर तेजी से धमाकों से बच रही थी। और डिंग हाओजी के पीछे डिंग हाओजुवान उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके शरीर की सारी ताकत उसके हाथ में बड़ी तलवार पर जमा हो गई थी। उसने अपने कानों के पास से गुजरती तोप के गोलों की सीटी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब उसकी आंखों में सिर्फ मेका बड़ा भेड़िया बचा था। वह मेका बड़ा भेड़िए को हराने के लिए अपना सबसे जोरदार वार करना चाहता था। जब डिंग हाओजी मेका बड़े भेड़िए की तरफ बढ़ा तो उसका शरीर पहले से ही खून से लथपथ था और वह दहाड़ा, हाओजुवान, अब समय आ गया है। दहाड़! डिंग हाओक्सुआन दहाड़ा, उसके पैर जमीन पर जोर से पटके और वह आगे की ओर कूदा, हाथ में बड़ी तलवार ऊंची उठाई। इस पल /टेक्निक पूरी तरह से काम आए। क्लैंग!
हर तरफ चिंगारियां उड़ी, बड़ी तलवार मेका जैसे बड़े भेड़िए के शरीर पर जोर से लगी और तेज चुभने वाली आवाज से लोगों के कान के पर्दे दुखने लगे। खुद को ज्यादा समझ रहे हो? जुओ चाओ ने मजाक उड़ाया और भेड़िए का बड़ा पंजा बिजली की तरह लगा डिंग हॉक्सुआन के शरीर पर जोर से लगा। तुरंत एक चीज उड़कर जमीन पर गिर पड़ी। हॉक्सुआन। डिंग हाओजी की आंखें लाल थीं और वह तेजी से डिंग हॉक्सुआन की ओर दौड़ा। यह एक जानवर जैसा मेका है। वांग हाओ की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। डिंग हॉक्सुआन, एक मार्शल मास्टर लेवल 2, ने एक ही तलवार के वार से मेचा पर बस एक हल्का निशान छोड़ा। ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगता है कि वह आदमी जुओ चाओ भी ठीक महसूस नहीं कर रहा है। लेजुवान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह मेचा के बड़े भेड़िए को घूर रहा था, उसे अभी उस वार से काफी नुकसान हुआ होगा। हाँ, जिया वेईवेई ने सहमति में सिर हिलाया, बड़ी तलवार से होने वाला नुकसान जरूरी नहीं कि सीधा नुकसान हो। इसमें तेज वाइब्रेशन से होने वाला नुकसान भी होता है। भले ही मेचा की सतह ठीक हो, इसका मतलब यह नहीं है कि अंदर जुओ चाओ ठीक है। वांग हाओ ने पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा खाया और अपने मन में मेचा के बारे में कुछ जानकारी सोच रहा था। मेचा सच में युद्ध के मैदान में डरावनी वॉर मशीन है, लेकिन लंबे समय तक खोजबीन के बाद मार्शल आर्टिस्ट उन्हें एलॉय वेपन से भी हरा सकते हैं। ये कहना कि वे दुनिया में अजेय हैं थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहना होगा। नहीं तो मेचा, जो एक अलग तरह का हथियार है, उसे 100 स्कूल कंपटीशन में आने की इजाज़त नहीं मिलती। सबसे आसान और सबसे खतरनाक तरीका है मेचा के जरिए पायलट पर अंदर से हमला करना। ये कुछ ओवर द माउंटेन हिट द बोल टेक्निक जैसा है जो उसके पिछले जन्म में धरती पर चलती थी। पावर को वाइब्रेशन में बदलकर सीधे मेचा के अंदर जाकर पायलट पर तुरंत हमला करती थी, ठीक वैसे ही जैसे डिंग हॉक्सुआन ने अभी किया था। बदकिस्मती से पायलट जुओ चाओ था जिसने यह वार सीधे झेला। लो, ये ले लो। अगर मैं बाद में जहर इस्तेमाल करूं तो इसे पी लेना। वांग हाओ ने जिया वेईवेई और ले जुवान को हल्की रोशनी वाली दवा की एक बोतल दी। तुमने अभी भी जहर देना नहीं छोड़ा। जिया वेईवेई ने मुंह बनाया, मत भूलना, पिछली बार तुमने जो गहरे रंग की दवा की बोतल इस्तेमाल की थी उसका जू कियानकिन पर कोई असर नहीं हुआ था। वांग हाओ ने जिया वेईवेई को घूरा, जू कियानकिन की फिजिक खास है, ऐसा नहीं है कि मेरा जहर अच्छा नहीं है। इसके अलावा इस बार मैं जो जहर इस्तेमाल कर रहा हूं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन जानता है कोई प्रॉब्लम होगी भी या नहीं। जिया वेईवेई बुदबुदाई, जिससे वांग हाओ ने गुस्से में इस गुस्सैल लोली के हाथों से पॉपकॉर्न छीन लिया। लेजुवान ने अपना सिर हिलाया, ये दोनों सच में कॉमेडियन की जोड़ी हैं। इस समय आइलैंड हॉट लेक के आसपास हंगामा मच गया। अब हम क्या करें? डिंग हाओजी और डिंग हॉक्सुआन दोनों भाई हार गए हैं। अब कोई भी जुओ चाओ का और विरोध नहीं कर सकता। क्या जू कियानकिन अभी भी नहीं है? वह भी इस 100 स्कूल कॉम्पिटिशन में एक पॉपुलर कंटेस्टेंट है। मैंने सुना है कि जू कियानकिन का पहले दिन जुओ चाओ से सामना हुआ था और उसकी टीम के 2 लोग सीधे बाहर हो गए थे। तुम्हारी खबर पुरानी हो गई है। मैंने सुना है कि जू कियानकिन को कल किसी ने हरा दिया था और उसे एक छोटे से लकड़ी के घर में भी ले जाया गया था। एक छोटे से लकड़ी के घर में ले जाया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हे धत तेरे की, वो कौन जानवर है जो कंपटीशन में ऐसा करने की हिम्मत करता है? मैंने सुना है कि यह 11th हाई स्कूल का वांग हाओ है। उसने न सिर्फ जू कियानकिन को अंदर लिया बल्कि जिया वेईवेई और ले जुवान को भी अंदर ले लिया। जिया वेईवेई, ले जुवान, क्या वे 11th हाई स्कूल की मशहूर सनशाइन गॉडेस और सेक्सी गॉडेस हैं? हाँ, ये 2 देवियां हैं। मैंने सुना है कि जब ये दोनों देवियां 11th हाई स्कूल में थीं तो वांग हाओ ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया था। इससे भी ज्यादा, मैंने सुना है कि जब वांग हाओ और जिया वेईवेई एक कमरा खोलने गए तो वह पैसे भी नहीं लाया और जिया वेईवेई से पैसे लिए। धत तेरे की, वह तो बस कमीनों का कमीना है। उद्धरण चिन्ह। जिया वेईवेई की छोटी मुट्ठियां भींची हुई थीं, उसकी आंखों में जानलेवा चमक थी और उसने बड़ी तलवार कसकर पकड़ी हुई थी। वांग हाओ को जिया वेईवेई से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने तुरंत अपना पिछवाड़ा एक तरफ कर लिया। साथ ही उसने 3 मिनट तक चुपचाप उन लोगों के लिए दुख जताया जिन्होंने जिया वेईवेई के बारे में उसकी पीठ पीछे बात करने की हिम्मत की। अपने प्यारे दिखने के बावजूद जिया वेईवेई पूरी तरह से एक छोटी हिंसक लोली थी। उसके प्यारे बाहरी रूप में एक छोटी शैतान का दिल छिपा था जिसने कई शुद्ध पुरुष क्लासमेट्स को धोखा दिया जिन्होंने उसे अपनी देवी का ताज पहनाया। वांग हाओ, क्या तुम अब कुछ नहीं करने वाले? डिंग हाओजी ने ये देखने के बाद कि डिंग हाओक्सुआन ठीक है, ऊपर देखा और पेड़ पर वांग हाओ को ध्यान से देखा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने ऊपर देखा और जो उन्होंने देखा उससे वे तुरंत अपना आपा खो बैठे। धत तेरे की, वह न केवल 2 लड़कियों को गले लगा रहा था बल्कि वह पॉपकॉर्न भी पकड़े हुए था और शो देख रहा था। वह सच में अपनी रेप्यूटेशन के हिसाब से उस आदमी के तौर पर खरा उतरा जिसने एक कंपटीशन के दौरान जू कियानकिन को एक छोटे से केबिन में पहुंचाया था। उसमें हिम्मत थी।
तुम वांग हाओ हो, मेक वुल्फ के अंदर से एक एक्साइटेड आवाज आई। कंपटीशन से पहले जुओ चाओ को अपने पिता से एक रिमाइंडर मिला था कि बड़े लोग इस कंपटीशन को इसलिए देख रहे थे क्योंकि 11th हाई स्कूल ने वांग हाओ नाम का एक जीनियस तैयार किया था। ये सुनकर जुओ चाओ को बहुत बुरा लगा। उसने हमेशा धरती के नंबर 1 जीनियस का प्रभामंडल पहना था, जो सिर्फ 17 साल की उम्र में सेकंड टियर बीस्ट फॉर्म मेक को चलाने में काबिल था, जो इंटरस्टेलर फेडरेशन में भी एक रेयर काम था। लेकिन अब ये बड़ा आदमी उसके लिए नहीं बल्कि वांग हाओ के लिए यहाँ था, जिससे वह बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। इसलिए उसने वांग हाओ को हराने की कसम खाई ताकि वह साबित कर सके कि वह सबसे ताकतवर है और इस बड़े आदमी को दिखा सके कि उनका चुनाव कितना बेवकूफ़ी भरा था। बदकिस्मती से उसने 2 दिन तक शावन रोड पर वांग हाओ का पता लगाया, लेकिन वह नहीं मिला। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था, उसे बस वांग हाओ को हराना था और सब कुछ साबित हो जाएगा। वांग हाओ, क्या तुम जुओ चाओ को जानते हो? ले जुबान ने हैरानी से पूछा। वांग हाओ ने कंधे उचकाए, नहीं, मैं नहीं जानता। ले जुबान हैरान था, अगर वे एक दूसरे को नहीं जानते थे तो जुओ चाओ वांग हाओ का नाम सुनकर इतना एक्साइटेड क्यों था, जैसे उसने अपने जानी दुश्मन को देख लिया हो। छोटी लड़की जिया, वह मेक बीस्ट मेरा है, बाकी तुम संभाल सकती हो, है ना? वांग हाओ ने अपने हाथ में बड़ी तलवार दिखाई। जिया वेई वेई ने ठंडी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, मैं उन लोगों के मुंह तोड़ दूंगा। मेक बीस्ट, ले जुबान का मुंह फड़क गया। अगर वह एक मेक बीस्ट था तो वांग हाओ क्या था? एक इंसानी बीस्ट। खैर, उन्हें लगभग परिवार ही माना जा सकता था। वांग हाओ, क्या तुम जहर इस्तेमाल नहीं करोगे? जिया वेई वेई ने अचानक पूछा। वांग हाओ उछल पड़ा और बड़े पेड़ से कूद गया। मुझे हाल ही में कुछ समझ आई है, मैं बस वार्म अप कर रहा हूँ। कुछ समझ आए? ले जुबान ने अपनी कनपटियां रगड़ी। क्या ये थोड़ा ज्यादा शेखी नहीं बघारना था? तुम्हें कुछ समझ आई थी और तुमने तुरंत एकदम नेचुरल फुटवर्क सीख लिया था। दहाड़, वांग हाओ को पास आते देख मेक वुल्फ दहाड़ा और एक पल में वह हवा को चीरती हुई रोशनी की एक सफ़ेद लकीर में बदल गया। अचानक दिखे मेक वुल्फ को देखकर वांग हाओ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पेड़ के तने पर जोर से पैर पटके बिजली की तरह मेक वुल्फ की तरफ तेजी से बढ़ा। उसकी ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड से एक बहुत तेज ऑरा चमक रही थी। तुरंत खाली जगह में एक भारी ठोस ऑरा फैल गया। दहाड़, मेक वुल्फ को होश आया। उसके मेटल के हाथ पैर थोड़े मुड़े हुए थे और उसका ताकतवर सख्त शरीर सीधे वांग हाओ पर सीधे तरीके से हमला कर रहा था। वांग हाओ ने अपने चेहरे पर हवा का तेज झोंका महसूस किया और उसने अपने हाथ में ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड को सबसे आसान तरीके से घुमाया। जबरदस्त वार, पहाड़ों को चीरने और चोटियों को तोड़ने जैसी ताकत के साथ यह मेक वुल्फ के शरीर पर जोर से टकराया। उसके मेटल के फ्रेम को एक जबरदस्त तेजी से काटा, जिससे एक गहरा घाव हो गया। चिंगारियां निकली और दुनिया हैरान रह गई। वांग हाओ आराम से कई मीटर दूर चला गया और मेक भेड़िए के शरीर पर लगे घाव को देखता रहा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी एकदम नेचुरल ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टरी से मेक वुल्फ के शरीर पर सिर्फ एक घाव हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी कमजोर साधना एक पक्की बात थी। फिर भी इस पल दुनिया अचानक शांत हो गई और सबने पागलों की तरह अपनी आंखें मलीं। लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाले लोग फुटेज को रिवाइंड करते रहे, बार बार देखते रहे। कुछ ही देर बाद पूरे इलाके में एक ऐसा हंगामा मच गया जो पहले कभी नहीं हुआ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या यह एकदम नेचुरल ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टरी है? वांग हाओ, एक 9वें लेवल का मार्शल अप्रेंटिस, ने अभी अभी एक दूसरे लेवल के मेक वुल्फ को एक तलवार से घायल कर दिया। यकीन नहीं होता, ये तो बिल्कुल एक अनोखा कमाल है। ये सच में दिल दहला देने वाला है। क्या यह आदमी सच में सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है? वह सच में ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टरी को एकदम नेचुरल लेवल तक समझने में कामयाब रहा। मुझे याद है, बस 2 दिन पहले ही वांग हाओ ने ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टरी को परफेक्शन के पीक तक समझा था। आज यह एकदम नेचुरल क्यों है? कौन जाने, अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले ही एकदम नेचुरल हो गया होता। सिर्फ वांग हाओ की ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड पर ध्यान मत दो, उसका फुटवर्क देखो। हे भगवान, ये तो एकदम नेचुरल फुटवर्क है। धत तेरे की, एक पुराने खिलाड़ी का एक एकदम नेचुरल मार्शल आर्ट समझना ही एक कमाल की बात है, लेकिन इस आदमी ने 2 सीख ली हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि वांग हाओ सिर्फ 17 साल का है। यह आदमी पक्का इंसान नहीं है। वांग तियानी की तुलना वांग हाओ से भी नहीं की जा सकती। बस बेमिसाल ही नहीं, वे एक ही डायमेंशन पर भी नहीं हैं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। 11th हाई स्कूल प्रिंसिपल का ऑफिस। सुम्यू ने सीना पकड़कर लाइव ब्रॉडकास्ट देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका अंदर का मन बहुत देर तक शांत नहीं हो पा रहा था। ये कैसा मॉन्स्टर था? अगर उसने पेट में ही ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड की प्रैक्टिस शुरू कर दी होती तो भी 17 साल की उम्र में ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टरी को एकदम नेचुरल लेवल तक ले जाना नामुमकिन होता, है ना? ओह, और वह एकदम नेचुरल लाइटनिंग सटेप भी था। बूढ़े सू, तुमने पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है। तुमने कितनी एकदम नेचुरल मार्शल आर्ट्स में मास्टरी हासिल की है?
मो ली ने बेरुखी से पूछा। सुम्यू ने 5 उंगलियां ऊपर उठाईं। 5। मो ली ने फिर पूछा, और क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी बेकार में जी ली? सुम्यू तुरंत गुस्से से भर गया, उसकी दाढ़ी फड़कने लगी और आंखें चौड़ी हो गईं। ये बूढ़ा आदमी सच में जानता था कि किसी की नस पर कैसे चोट करनी है। क्या उसे सच में लगता था कि हर कोई इस मॉन्स्टर से मुकाबला कर सकता है? वह सच में इंटरस्टेलर फेडरेशन के इतिहास के सबसे चमकदार स्टार का बेटा होने जैसा है। ये सच में डरावना है। प्रिंसिपल जोंगली खुद को रोक नहीं पाए और बोले, उनके दिमाग में उस जोशीले नौजवान की तस्वीर उभरी जो एक बड़ी सेना के सामने खड़ा था। गाओक्सियोंग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप, सीईओ का ऑफिस। लिंटिंगबाई गाओक्सियोंग के पीछे खड़े होकर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। उनका दिमाग सदमे से खाली था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्या ये वही पोषण बनाने वाला लड़का था जो हमेशा लैब में छिपा रहता था? वह अपने पिता जैसा बनेगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा। गाओक्सियोंग ने इमोशनल होकर कहा, फिर सख्ती से कहा, टिंगबाई, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हें वांग हाओ से क्या शिकायतें हैं। अगर मुझे पता चला कि तुम उसे परेशान कर रहे हो तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। लिंटिंगबाई का शरीर जोर से कांपने लगा और उन्होंने जल्दी से कहा, चिंता मत करो पिताजी, मैं वांग हाओ को और परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा। जानकर अच्छा लगा। गाओक्सियोंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। लेकिन गाओक्सियोंग ने लिंटिंगबाई की आंखों की गहराई में नफरत की चमक नहीं देखी। शावन आइलैंड हॉट लेक। सभी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैरानी से वांग हाओ को देख रहे थे। कोई हैरानी नहीं कि वांग हाओ ने 100 स्कूल कंपटीशन के दौरान जू कियांकिन को छोटे केबिन में लाने की हिम्मत की। कोई हैरानी नहीं कि जिया वेई और ले जुवान वांग हाओ के साथ किसी एक्टिविटी के लिए छोटे केबिन में गए। पता चला कि उसमें बहुत टैलेंट था और वह जो चाहे कर सकता था। गल्प। डिंग हाओ जी ने गटकते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। दूसरे लोग वांग हाओ का बैकग्राउंड नहीं जानते थे, लेकिन वह इसे साफ साफ जानता था। बस 2 दिन पहले वांग हाओ ने सिर्फ पीक मास्टरी ऑफ जायंट स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी को समझा था, लेकिन 2 दिन बाद उसने नेचुरल परफेक्शन ऑफ जायंट स्वॉर्ड प्रोफिशिएंसी को समझ लिया था। अगर वह उन्हें बताता तो क्या कोई इस पर यकीन करता? ये कैसे हो सकता है? जुओ चाओ ने घबराकर अपना सिर हिलाया। वह पूरी तरह हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। एक 17 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट 2 मार्शल स्किल्स को नेचुरल परफेक्शन से समझ सकता है। क्या इंटरस्टेलर फेडरेशन के इतिहास में ऐसा कभी सच में हुआ है? साथ ही जुओ चाओ ये भी समझ गया कि उसके पापा जिस बड़े आदमी का जिक्र कर रहे थे वह अनगिनत मील का सफ़र करके धरती पर क्यों आएगा। इस तरह के टैलेंट के साथ अनगिनत मील की तो बात ही छोड़िए, लोग यूनिवर्स के कोने कोने से भी आ सकते हैं। बस बात यह थी कि यह इंसान वह नहीं था जिससे उसके दिल में तुरंत जलन की आग भड़क उठी। भले ही तुम्हारा टैलेंट अजेय हो, फिर भी तुम सिर्फ लेवल 9 के मार्शल अप्रेंटिस हो। तुम मुझे हरा नहीं सकते। जुओ चाओ दहाड़ा। जायंट वुल्फ मेक के तेज पंजे ब्लेड की तरह उठ गए। उसने जोर से जमीन पर पैर पटके और एक बहुत ही खतरनाक ऑरा के साथ वांग हाओ की ओर बढ़ा। जैसा कि लेवल 2 बीस्ट टाइप मेक से उम्मीद थी, कट लगने के बाद भी ये हिल सकता है। वांग हाओ का शरीर बिजली की तरह चमका। उसने बड़ी तलवार पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत की, फिर उसे भयानक ताकत से मेक वुल्फ के शरीर पर जोर से गिराया। क्लैंग। मेटल के टकराने की तेज आवाज आसमान तक पहुंच गई। ध्यान से देखने पर मेक वुल्फ का शरीर थोड़ा हिला और मेटल की सतह पर छोटी छोटी दरारें दिखाई दीं। उसी समय बड़ी तलवार से एक जबरदस्त ताकत निकली और मेक वुल्फ के अंदर तक पहुंच गई। फफ। जुओ चाओ के मुंह से खून निकला। उसके अंदर की एनर्जी बेकाबू होकर बढ़ रही थी। नहीं, यह आदमी सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, उसकी स्पीड भी इतनी तेज है कि मैं उसे पकड़ नहीं सकता। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। जुओ चाओ ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिखी। वह बिल्कुल नहीं हारेगा, खासकर मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 पर किसी से तो बिल्कुल नहीं। चीखें। मेक वुल्फ ने आसमान की तरफ चीख मारी। उसकी पीठ पर एक कट लग गया और बिजली की एनर्जी का एक गोला बाहर निकला। यह मेक का पावर सोर्स था। ओह नहीं, यह एक लेवल 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बॉल है। वहां मौजूद स्टूडेंट्स डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे सोच रहे थे कि काश उनके 2 और पैर होते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बॉल सच में मेक का पावर सोर्स थी, लेकिन यह एक अटैक वेपन भी था जो 1000 मीटर के रेडियस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड छोड़ सकता था। अगर वे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते तो भले ही वे मरते नहीं, उन्हें कट लग जाता और उनके मुंह से झाग निकलता और वे कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाते। लेकिन अब मेक वुल्फ का पावर सोर्स एक लेवल 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बॉल थी। इसका मतलब था कि एक मार्शल ग्रैंड मास्टर भी सिर्फ अपनी जान बचा पाएगा, और इन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए नतीजा, जिनमें सबसे ज्यादा मार्शल मास्टर लेवल 2 था, साफ था। धत्तेरे की, मेरे पास एक रिवाइवल कॉइन है। तुम्हें क्या लगता है मैं डर गया हूं? वांग हाओ ने थूका और अपने हाथ में बड़ी तलवार फिर से उठाए।
उसके पूरे शरीर से लाल चमक निकल रही थी और दूर से ही खून की गंध आ रही थी। वुल्फ एम्ब्रियो बीस्ट की अंदरूनी स्किल, बीस्ट ब्लड बॉयल, अटैक पावर दोगुनी हो गई। हे भगवान, मेरा खून इतनी तेजी से जल रहा है। जैसे ही वान हाओ को अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस हुई, उसे ये भी महसूस हुआ कि उसका खून बहुत तेजी से जल रहा है। अपनी अभी की साधना से वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट ही टिक सकता था। ये तलवार का वार लो। वान हाओ एक लाल रोशनी में बदल गया, उसकी शक्ल एक पल की परछाई की तरह पीछे की तस्वीरों के निशान छोड़ रही थी। उसके हाथ में बड़ी तलवार बिजली की तेजी से मेघ भेड़िए के सिर पर लगी। धमाका, एक धीमी आवाज़, बड़ी तलवार बिना किसी चूक के मेघ भेड़िए के सिर पर लगी। वान हाओ के तेज और बेमिसाल वार से पूरा लोहे का सिर कट गया। इलेक्ट्रिक आर्क्स चारों ओर नाचने लगे और मेघ भेड़िए का भारी शरीर अचानक अकड़ गया। उसी समय लेवल 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बॉल पर बिजली की रोशनी गायब हो गई और अलग अलग सर्किट से ढके एक बैंगनी गोले में बदल गई। मेक्स आखिर कुछ खास नहीं लगते। वान हाओ ने बड़ी तलवार उठाए और अपने सामने लोहे के टुकड़े पर लात मारी। ये शानदार लग रही थी, लेकिन उसके लिए ये बड़ी तलवार जितनी आरामदायक नहीं थी। गल्प, वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने गटक लिया। ये कितना डरावना था। एक मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 ने असल में लेवल 2 के 20 टाइप मेक का सिर काट दिया और यह भी कहा कि मेक कुछ खास नहीं होते। अगर कोई और ऐसा कहता तो वे पक्का उनका मजाक उड़ाते, लेकिन वान हाओ की लड़ने की ताकत और टैलेंट देखने के बाद कौन उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत करेगा। खासकर वह भयानक स्पीड, मेघ भेड़िए के सामने हवा की तरह चल पाना, जिससे मेघ भेड़िया लाचार हो जाए। इसके अलावा भयानक ताकत की मदद से वह एक ही समय में हमला और बचाव कर सकता था, जिससे उसके दुश्मन के पास शुरू करने का कोई रास्ता नहीं बचता था। सबसे भयानक बात, नेचुरल परफेक्शन लेवल पर वे 2 मार्शल स्किल्स थीं, जिससे वान हाओ बिना किसी दबाव के अपने लेवल से ऊपर वालों को चुनौती दे सकता था। वान हाओ, तुमने असल में मेरे मेघ को खत्म कर दिया। जुओ चाओ मेघ भेड़िए के सिर से बाहर निकला, उसका उदास चेहरा नरक से आए किसी दूत जैसा था। छी, वान हाओ ने जुओ चाओ को बीच वाली उंगली दिखाई। मैंने अभी इसे खराब किया है। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। यह आदमी कितना घमंडी था। उसने न सिर्फ किसी का अरबों का मेघ खराब किया, बल्कि उन्हें उकसाया भी। जैसा कि उस आदमी से उम्मीद थी जो कंपटीशन के दौरान 3 औरतों को छोटे से केबिन में ले जा सकता था। भले ही तुम्हारी लड़ने की ताकत मजबूत हो, तुम फिर भी मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 हो। उस आखिरी हमले ने तुम्हें जरूर खत्म कर दिया होगा, है ना? जुओ चाओ ने अपनी कमर से एक लेजर तलवार निकाली और एक एक कदम करके वान हाओ की ओर बढ़ा। इस बार वान हाओ खत्म हो गया। सब चौंक गए। भले ही जुओ चाओ ने अपना मेघ खो दिया था, फिर भी वह धरती पर एक मशहूर जीनियस था। अभी का वान हाओ उससे कैसे निपट सकता था? हालांकि सबके दिलों में थोड़ी खुशी थी। अगर वान हाओ का ध्यान जुओ चाओ रखता तो वे बाद में जुओ चाओ का भी ध्यान रख सकते थे और फायदे उठा सकते थे। क्या इसका मतलब 2 सबसे ताकतवर कॉम्पिटिटर को खत्म करना नहीं होगा? जुओ चाओ, लगता है तुम भूल गए हो, वान हाओ अकेला नहीं लड़ रहा है। लेजुवान वान हाओ के पास आया और उसे बचाया। हालांकि जिया वेई वेई का छोटा सा मुंह इतना फूला हुआ था कि उसमें तेल की बोतल लटक सकती थी, वह भी वान हाओ को बचाने के लिए आगे आए। जुओ चाओ के चेहरे के भाव बदल गए। 2 मार्शल मास्टर लेवल 1, ये बड़ी मुसीबत थी। उसी समय जुओ चाओ को भी थोड़ा अफसोस हुआ। अपने होने पर भरोसा करते हुए मेक उसने अपने टीममेट्स पर ध्यान नहीं दिया था और अकेले ही काम किया था। अब अगर वह मदद के लिए लोगों को ढूंढना भी चाहता तो शायद कोई उम्मीद नहीं थी। वो मेरे प्यारे लेजुवान, हम सच में मुश्किल समय में सच्ची भावनाएं देखते हैं। वान हाओ ने लेजुवान को पीछे से ऐसे गले लगाया जैसे वह सच में भावुक हो गया हो। लेजुवान का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, जल्दी छोड़ो, वरना मैं वेई वेई के साथ अभी चली जाऊंगी। ओह, वान हाओ ने बिना मन के छोड़ दिया। एक गलत बच्चे की तरह लग रहा था, लेकिन एक बच्चा जो बस कहेगा नहीं। लेजुवान ने वान हाओ को गुस्से से घूरा। यह आदमी न केवल लगातार फायदा उठाने के बारे में सोचता था, बल्कि वह एक्टिंग में भी बहुत अच्छा था। आइलैंड हॉट लेक। जुओ चाओ, जिया वेई वेई और लेजुवान ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से सावधान, किसी ने भी पहले कोई चाल नहीं चली। डिंग हाओजी एक बड़े पेड़ से टिककर जोर जोर से हाँफ रहा था। उसने अभी अभी डिंग हाओजुवान के लिए मौका बनाने में अपनी सारी ताकत लगा दी थी और अब उसके पास लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं बची थी। जहां तक डिंग हाओजुवान की बात है, मेचा जायंट वुल्फ के हमले के बाद वह पहले ही आधा मर चुका था, उसके बगल में पड़ा बचाव का इंतजार कर रहा था। उसी समय आसपास के दूसरे स्टूडेंट भी हिलने डुलने लगे। इस 100 स्कूल कंपटीशन के 4 सीड कंटेस्टेंट में से डिंग हाओजी और डिंग हाओजुवान भाई अब लड़ने के काबिल नहीं थे। जू कियानकिन को वान हाओ ने बाहर कर दिया था। जुओ चाओ ने अपना मेचा खो दिया था और उसकी लड़ने की ताकत बहुत कम हो गई थी।
यहाँ तक कि सुपर डार्क हॉर्स वान हाओ ने भी अपनी तलवार से मेचा जायंट वुल्फ को काटने के बाद अपनी लड़ने की ताकत खो दी थी। इसलिए इस 100 स्कूल कंपटीशन में कुछ हैवीवेट अब कोई खतरा नहीं थे। जिया वेईवेई और लेजुवान, जिनके पास लेवल 1 मार्शल मास्टर कल्टीवेशन भी थी, वे उनके लिए कोई खतरा नहीं बन सकती थी, क्योंकि उनके बीच लेवल 1 मार्शल मास्टर कल्टीवेशन वाले लोग भी थे। भले ही ये दोनों औरतें लड़ाई में बहुत मजबूत थीं, एक के खिलाफ 2 हमेशा ठीक था, और अगर वह काफ़ी नहीं था तो एक के खिलाफ 3। तुम लोगों को क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? शुरू में हमारे पास कोई मौका नहीं था, लेकिन अब मौका हमारे ठीक सामने है, इसलिए हमें इसे एक मौका देना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, टॉप 10 4 बड़ी की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। एक बार सिलेक्ट होने के बाद ये ड्रैगन गेट के ऊपर से मछली के कूदने जैसा है। ये सच है, जब तक हम डिंग परिवार के भाइयों और फिर जुओ चाओ का ध्यान रखते हैं तब तक 3 जगहें खाली रहेंगी। तुम वान हाओ को क्यों नहीं गिन रहे हो? वान हाओ बेचारा आदमी है, क्या तुम देख नहीं सकते कि उसके कितने कम पॉइंट्स हैं? हे भगवान, इस आदमी के इतने कम पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं जबकि उसकी लड़ने की ताकत इतनी ज़्यादा है? वह शायद छोटे लकड़ी के घर में मज़े कर रहा होगा और उन्हें इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाए, आखिरी कोशिश करने का प्लान बना रहा होगा, लेकिन किसे पता था कि आदमी प्रपोज करता है, भगवान उसे ख़त्म कर देता है। उसके साथ ऐसा ही हुआ। मैं उसे अभी ख़त्म कर दूंगा। उसके पास तो कोई पॉइंट्स भी नहीं हैं। उसे ख़त्म करने का क्या मतलब है? मुझे वह पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाने का प्लान बना रहा हूँ। भाई, तुम सच में कुछ खास हो। तुमने वान हाओ से पंगा लेने की हिम्मत की। चिंता मत करो, मैं आगे तुम्हारे लिए अगरबत्ती ज़रूर जलाऊंगा। किस चीज़ के लिए अगरबत्ती जलाऊं? क्या तुम एकदम बेवकूफ़ हो? वान हाओ ने नेचुरली बनी ग्रेटेस्ट वर्ड मास्टरी और फुटवर्क सीख लिया है। 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन तो पक्का हो गया है। तुम उसे उकसाने वाले हो। क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? आज मौसम बहुत अच्छा है। डॉट 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 डॉट। तभी वान हाओ ज़मीन पर बैठ गया और अपने बैकपैक से टेस्ट ट्यूब, एक अल्कोहल लैंप, मेजरिंग कप और पोशन बनाने के दूसरे औजार निकाले। ये देखकर सब हैरान रह गए। इसका क्या मतलब था? लेकिन अगले ही सेकंड दुनिया फिर से शांत हो गई। उन्होंने वान हाओ के हाथों की डरावनी स्पीड देखी, जो लगातार लहरा रहे थे और पीछे कई तरह की यादें छोड़ रहे थे। खासकर बहती हुई हरकतें। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि वे नेचुरली बने हैं? जल्द ही वान हाओ ने एक पोशन बनाया जिससे लाल रंग की चमक निकल रही थी। फिर बिना सोचे समझे वान हाओ ने वह पोशन पी लिया। उसके बाद सबकी नाक के नीचे उसका पूरा ऑरा तुरंत ठीक हो गया। उसके शरीर की कुछ चोटें भी पूरी तरह ठीक हो गईं, जैसे उसे कभी चोट लगी ही न हो। लेवल 3 रिकवरी पोशन। जुओ चाओ ने वान हाओ को बड़ी बड़ी आंखों से देखा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेवल 3 रिकवरी पोशन के अलावा जो किसी इंसान को तुरंत ठीक कर सकता है, वह सच में किसी और पोशन के बारे में नहीं सोच सका जिसका ऐसा असर हो सके। लेकिन क्या लेवल 3 रिकवरी पोशन सिर्फ लेवल 3 अल्केमिस्ट ही नहीं बना सकता? वान हाओ क्यों बना सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वान हाओ पहले ही लेवल 3 अल्केमिस्ट तक पहुंच गया हो? लेकिन ये कैसे हो सकता था? वह तो सिर्फ 17 साल का था। यह मानना और भी मुश्किल था कि इस 17 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट ने 2 नेचुरली फॉर्म्ड मार्शल आर्ट्स में भी महारत हासिल कर ली थी। नहीं, 3 थे। अभी पोशन बनाते समय उसने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वह भी निश्चित रूप से नेचुरली फॉर्म्ड लेवल तक पहुंची थी। ऐसा सोचकर जुओ चाओ ने दोबारा लड़ने की हिम्मत पूरी तरह खो दी। ऐसे मॉन्स्टर के मुकाबले क्या वह बस मुसीबत मोल नहीं ले रहा था? आउच, मैं आखिरकार ठीक हो गया। वान हाओ ने आलस से हाथ खींचा, जमीन से ऊपर चढ़ा, चारों ओर देखा और हैरानी से पूछा, सब रुक क्यों गए? चलते रहो, मैं अभी भी 300 राउंड लड़ सकता हूँ, बेझिझक हमला करो। लगे रहो तुम्हारी बहन। सब अपने दिल में बुरी तरह शिकायत कर रहे थे। उन्होंने उसे अभी अभी लगभग मार डाला था और वह तुरंत एनर्जी से भर सकता था। वे आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? और अगर वान हाओ चुपचाप खड़ा रहता और उन्हें उसे मारने देता तो भी वे हिम्मत नहीं करते। वान हाओ का भयानक टैलेंट कितना मजबूत था ये तो छोड़ ही दें, सिर्फ एक लेवल 3 अल्केमिस्ट के तौर पर उसकी काबिलियत की बात करें तो कौन उससे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? क्या उन्हें सच में लगता था कि अल्केमिस्ट गिल्ड की रेप्यूटेशन सिर्फ दिखावे के लिए है? अगर वह मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं भी करता तो भी वह पैसे से उन्हें कुचल सकता था। कौन इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत करेगा? लगता है अब तुम्हारे जहर का कोई इस्तेमाल नहीं है। जिया वेईवेई ने वान हाओ की तरफ देखा, कुछ घमंड से। कभी न कभी इसका इस्तेमाल होगा ही। वान हाओ ने कंधे उचकाए। अगर वह इस बार इसका इस्तेमाल नहीं कर सका तो अगली बार ठीक रहेगा। डॉट 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 डॉट। 11th हाई स्कूल प्रिंसिपल का ऑफिस।
मोली खुद को फिर से पूछने से रोक नहीं सका, बूढ़े सू वांग हाओ ने 3 नेचुरली फॉर्म्ड मार्शल आर्ट्स सीख लिए हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपनी जिंदगी बेकार में जी ली? दफा हो जाओ, सूम्यू गुस्से से बोला। सच में इस बेशर्म बूढ़े आदमी मोली से निपटना नहीं चाहता था। लेकिन सूम्यू भी उतना ही हैरान था। वह सच में समझ नहीं पा रहा था कि वांग हाओ ने मार्शल आर्ट्स इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में सच में ऐसे लोग हों जो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को खेलने जैसा समझें? सीनियर सूम्यू, क्या हमें वांग हाओ को 4 बड़ी की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लेने देना चाहिए? प्रिंसिपल जोंग ली ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। वांग हाओ ने अभी जो टैलेंट दिखाया था उससे वह सिलेक्शन कंपटीशन में पूरी तरह से जीत जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। इसके अलावा 4 बड़ी की यूनिवर्सिटीज़ उस समय कंपटीशन देखने के लिए लोगों को ज़रूर भेजेंगी। अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ उसमें दिलचस्पी लेती तो यह मुश्किल होता। आखिर कोई भी परिवार ऐसे जीनियस को छोड़ने को तैयार नहीं होगा। जाओ, क्यों नहीं जाओ? सूम्यू के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। वह उन 3 बूढ़े लोगों को पहले ही नमस्ते कर चुका था और यह साफ साफ लिखा था कि वांग हाओ हेवन नॉर्डर्न यूनिवर्सिटी से है। अगर उसने वांग हाओ को कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दिया तो वह उन 3 बूढ़े लोगों को छाती पीटते हुए अफसोस से कैसे देख सकता था। तुम चाहते हो कि वांग हाओ सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा ले? बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ हमारे अल्केमिस्ट गिल्ड का हो सकता है। मोली का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने टेबल पर जोर से थप्पड़ मारा, अपनी आस्तीनें झटकी और गुस्से में चला गया। अरे बाप रे, ये बूढ़ा मो सच में अपनी किस्मत आजमा रहा है। सूम्यू का गुस्सा भड़क उठा। उसकी हिम्मत कैसे हुई टेबल पर थप्पड़ मारने की? क्या वह जीने से थक गया था? सीनियर सू, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। लुओ याओ तेजी से आगे बढ़ा, सूम्यू को रोकते हुए उसे मनाने की कोशिश की। लेकिन मन ही मन वह रो रहा था और हंस रहा था। अभी तो सब ठीक था, उसका चेहरा इतनी जल्दी कैसे बदल गया? ओल्ड मैन मो, मैं आज तुम्हारे लेवल तक नहीं गिरूंगा। सूम्यू ने ठंडी सांस ली और अपने स्मार्ट ब्रेसलेट पर थपथपाया। वह उन 3 बूढ़े लोगों से सिलेक्शन कंपटीशन को आगे बढ़ाने के बारे में बात करना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि यह ओल्ड मैन हर दिन वांग हाओ के बारे में सोचता रहे। आइलैंड हॉट लेक, बड़ी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स ने उदास होकर अपने जमा किए हुए स्को टोकन वांग हाओ को दे दिए। वे उन्हें देना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके बगल में टूटे हुए मेचा बड़े भेड़िए ने उनके पास कोई चारा नहीं छोड़ा। वे उस मेचा बड़े भेड़िए की तरह नहीं बनना चाहते थे जिसका सिर वांग हाओ ने काट दिया था। वांग हाओ, इतना बेरहम होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिंग हाओ जी ने ठंडे चेहरे से कहा। वांग हाओ ने मुंह बनाया। बेरहम होने का क्या मतलब है? अभी अभी झुओ चाओ तुम सबको खत्म करने वाला था। मैंने ही तुम्हें बचाया था। इसके लिए मैंने दशकों का अपना कल्टीवेशन बेस खो दिया। क्या मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए? दशकों का अपना कल्टीवेशन बेस खो दिया? मेरे पैर, तुम्हारी उम्र क्या है? दशकों का कल्टीवेशन बेस? क्या तुम इतने बेशर्म नहीं हो सकते? सबने वांग हाओ को उदास चेहरों से देखा। यह आदमी तो बेशर्मी की मिसाल था। डिंग हॉक्सुआन, जो पहले ही जाग चुका था, अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसे कुछ समझ आ गया था कि वांग हाओ क्या प्लान बना रहा है। ये सोचकर डिंग हॉक्सुआन मुश्किल से खड़ा हुआ और वांग हाओ को तारीफ से देखा। इस बार भाई वांग से हारने के बाद मैं और मेरा भाई सच में यकीन कर चुके हैं। क्यों ना हम अपनी ग्रेटेस्ट वर्ड्स को यादगार के तौर पर बदल लें? उसका बड़ा भाई डिंग हाओ जी हैरान रह गया। क्या उसका भाई पागल हो गया था? वांग हाओ के हाथ में जो ग्रेटेस्ट वर्ड थी वह डिंग हॉक्सुआन की थी और लेवल 3 एलॉय ग्रेटेस्ट वर्ड थी, जबकि उसकी अपनी ग्रेटेस्ट वर्ड लेवल 4 एलॉय ग्रेटेस्ट वर्ड थी। इसके अलावा दोनों ग्रेटेस्ट वर्ड्स उनके परिवार की प्रॉपर्टी थीं। वे उन्हें वांग हाओ के साथ क्यों बदलेंगे और वांग हाओ को डिस्काउंट पर लेवल 4 ग्रेटेस्ट वर्ड भी क्यों देंगे? वांग हाओ ने आंखें सिकुड़ी, लेवल 4 एलॉय ग्रेटेस्ट वर्ड पर नजर डाली और उसी तरह तारीफ करते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी तारीफ करता हूँ डिंग भाइयों। क्योंकि हम एक दूसरे की इतनी कद्र करते हैं, इसलिए ग्रेटेस्ट वर्ड बदलने में कोई बुराई नहीं है। दोनों को ग्रेटेस्ट वर्ड बदलते देख बड़े भाई डिंग हाओ जी दिल में बेचैनी से देख रहे थे। उनका भाई बहुत ज्यादा खर्चीला था। एक लेवल 4 एलॉय ग्रेटेस्ट वर्ड की कीमत 2 बिलियन से ज्यादा थी। इसे वांग हाओ को मुफ्त में देना सच में गधे से अपना दिमाग मरवाने जैसा था। भाई वांग, हरी पहाड़ियां बनी हुई हैं और हरा पानी बह रहा है। हम अब विदा लेते हैं और अगली बार फिर मिलेंगे। डिंग हॉक्सुआन ने अपना हाथ पकड़ा और जाने ही वाला था। तभी वांग हाओ ने डिंग हॉक्सुआन को पकड़ा और गंभीरता से कहा, चूंकि हम भाई हैं तो एक बड़ी लड़ाई के बाद हम ड्रिंक कैसे नहीं कर सकते? डिंग हॉक्सुआन के होंठों के कोने पर मुस्कान आ गई और उसने जोर से सिर हिलाया। एक सच्चा आदमी सच में ऐसा ही होना चाहिए। फिर मैं और मेरा भाई किनारे पर भाई वांग का इंतजार करेंगे और तब तक पीते रहेंगे जब तक हम थक न जाएं।
ये कहकर उसने अपने भाई डिंग हाओजी को खींचा और किनारे पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। जहां तक स्कोर टोकन की बात है, दोनों तरफ से ऐसा लगा कि वे भूल गए थे और किसी ने भी दोबारा इसका जिक्र नहीं किया। ये देखकर डिंग हाओजी ने आखिरकार रिएक्ट किया और डिंग हाओक्सुआन को थम्स अप दिया, जिससे उसकी तारीफ हुई। एक लेवल 4 एलॉय ग्रेटेस्ट अवार्ड से न सिर्फ 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन कंपटीशन में 2 जगहें मिली, बल्कि वांग हाओ की दोस्ती भी हो गई। यह एक फ़ायदेमंद डील थी। डिंग डोंग, होस्ट को कुछ पाखंड करने के लिए बधाई, 10,000 विलेन पॉइंट्स हासिल किए। वांग हाओ ने मुंह बनाया, सिर्फ 10,000 पॉइंट्स, ये सच में ज़्यादा नहीं लगा। इस समय कई तेज स्टूडेंट्स ने भी चाल समझ ली और वांग हाओ के पास आने के लिए आगे आए। इस बार ब्रदर वांग से हारने के बाद मुझे भी पक्का यकीन हो गया है। क्यों ना हम अपनी मिलिट्री ब्लेड्स को यादगार चीज़ के तौर पर बदल लें। वांग हाओ ने लेवल 4 एलॉय डैगर को देखा और फिर से पक्का दिखावा करते हुए उसे दूसरी पार्टी के साथ लेवल 2 डैगर से बदल लिया, फिर उन्हें जाने दिया और आराम करने के लिए एक तरफ जाकर नशे में धुत होने का इंतजार किया। डिंग डोंग, होस्ट को कुछ दिखावा करने और 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। इस बार ब्रदर वांग से हारने के बाद मुझे भी पक्का यकीन हो गया है। क्यों ना हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग्स को यादगार चीज़ के तौर पर बदल लें। वांग हाओ ने असली लेवल 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग को देखा, जो उसकी उंगली पर खराब रिंग से बहुत अलग थी। कहने की ज़रूरत नहीं, बदलो, फिर पास करो और आराम करने के लिए एक तरफ जाओ। भाई वांग की ताकत देखकर मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ये लेवल 3 लेज़र तलवार मेरे हाथों में सुअरों के सामने फेंका गया मोती है। मुझे उम्मीद है कि भाई वांग इसे नाम और शान तक ले जाएंगे। एक जेंटलमैन वह नहीं लेता जो दूसरे पसंद करते हैं। वांग हाओ ने सही मना कर दिया, लेकिन एक जेंटलमैन दूसरों को उनके लक्ष्य पाने में भी मदद करता है। यह ठीक है। वांग हाओ ने लेवल 3 लेज़र तलवार ले ली। जिन स्टूडेंट्स ने हथियार बदले और वांग हाओ को हथियार दिए, उन्हें देखकर वे सभी बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आखिरी जीत का इंतजार कर पाए, जबकि बाकी स्टूडेंट्स दिल में बेचैनी से देख रहे थे। वे भी सच में आगे बढ़कर हथियार बदलना और हथियार देना चाहते थे, लेकिन उनके हाथों में ज़्यादातर हथियार सिर्फ लेवल 1 या 2 के थे, और अगर वे वांग हाओ को दिए जाते तो वह निश्चित रूप से उनके बारे में अच्छा नहीं सोचता। इसी समय एक मोटा स्टूडेंट पास आया, उसने अपना हाथ पकड़ा और कहा, भाई वांग ने अभी हमें बचाया है, जिससे वह बहुत कमज़ोर हो गया है। मुझे सच में बुरा लग रहा है, इसलिए मैंने अपने पिता को खास तौर पर भाई वांग के मेडिकल खर्च के लिए 1 बिलियन ट्रांसफ़र करने के लिए कहा है। उम्मीद है कि भाई वांग जल्द ही ठीक हो जाएगा। 1 बिलियन बहुत ज़्यादा है, मैं ये कैसे मान सकता हूँ। वांग हाओ ने विनम्रता से मना कर दिया। मोटे स्टूडेंट ने कुछ नाखुशी से कहा, क्या भाई वांग को लगता है कि हमारी ज़िंदगी 1 बिलियन की भी कीमत नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वांग हाओ ने जल्दी से माफ़ी मांगी, तो मैं मान लूँगा। मोटे स्टूडेंट ने खुशी से सिर हिलाया और वह भी बड़े पेड़ के नीचे आराम करने चला गया। दूसरे स्टूडेंट हैरान रह गए, ये टीएम भी हो सकता है। झुओ चाओ ने देखा कि वांग हाओ के 3 लोगों के ग्रुप को मिलाकर 8 जगहें पहले ही ले ली गई थीं। अगर वह अभी नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए उसने दांत पीसकर, पैर पटककर और दिखावे की तरह आगे बढ़ा। भाई वांग का टैलेंट ज़बरदस्त है और वह भविष्य में ज़रूर 9वें आसमान पर पहुंचेगा। मैंने पहले आपको नाराज़ किया था और मुझे उम्मीद है कि भाई वांग इसे दिल पर नहीं लेंगे। वांग हाओ ने आह भरी और कहा, भाई झुओ, तुम क्या कह रहे हो। मैं तो बस किस्मत वाला था कि इत्तेफाक से जीत गया। भाई झुओ के मेका के बारे में सोचकर मुझे अब भी ठंड लगती है। ठंड लग रही है मेरे पैर। जब आपने मेका बड़ा भेड़िया देखा तो शायद आप बहुत खुश हुए होंगे। झुओ चाओ ने मन ही मन कोसा कि वांग हाओ एक बेशर्म बदमाश है, जो असल में उसके मेका बड़ा भेड़िए को पसंद करता है। आपको पता होना चाहिए कि मेका हथियार सिर्फ इंटरस्टेलर फेडरेशन मिलिट्री डिपार्टमेंट के पास होते हैं और उन्हें बाजार से बिल्कुल नहीं खरीदा जा सकता। इसके अलावा इस मेका बड़ा भेड़िए को बनाने में 3 बिलियन से ज़्यादा का खर्च आया था। अब उससे कहा जा रहा था कि वह इसे बिना किसी शर्त के वांग हाओ को दे दे। अगर उसे इस बारे में अच्छा लगता तो वह टीएम सच में अजीब होता। जैसे ही झुओ चाओ उदास चेहरे के साथ वांग हाओ को मना करने वाला था, अचानक उसके कान में एक गहरी आवाज़ आई, मेका बड़ा भेड़िया वांग हाओ को दे दो और उससे वादा करो कि तुम मेका बड़ा भेड़िए को ठीक कर दोगे। झुओ चाओ के चेहरे के भाव बदल गए। यह उसके पिता की आवाज़ थी, लेकिन उसके पिता मेका बड़ा भेड़िया वांग हाओ को मुफ्त में क्यों देंगे। छोड़ो, वापस आकर पूछूंगा। झुओ चाओ ने गहरी सांस ली और दिखावटी अंदाज में कहा, क्योंकि भाई वांग को मेका बड़ा भेड़िया देखकर ठंड लगती है, तो मैं इसे भाई वांग को दे दूंगा ताकि भाई वांग को डर न लगे। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और उसकी सांसें कुछ तेज हो गईं। सच में, एक सच्चा आदमी अपनी बात रखता है। झुओ चाओ ने सिर हिलाया और कहा, साथ ही मैं भाई वांग को देने से पहले मेका बड़ा भेड़िया ठीक कर दूंगा। वांग हाओ जोर से हंस पड़ा और उसने बड़े पेड़ के नीचे आराम करने में झुओ चाओ की मदद की,
यहाँ तक कि जुओ चाओ के मनोरंजन के लिए फल, ड्रिंक्स और दूसरी स्वादिष्ट चीजें भी निकालीं। ये देखकर सबके मुंह खुले रह गए। यह आदमी वान हाओ सच में रियलिस्टिक था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जुओ चाओ असल में वान हाओ को मेचा बड़ा भेड़िया मुफ्त में देगा और मेचा बड़े भेड़िए को ठीक करने का भी वादा करेगा। कुछ कंपटीशन के बाद 10वां लकी इंसान सामने आया, लेकिन इस बंदे ने वान हाओ के मेडिकल खर्च के लिए 1 बिलियन भी दिए। जिया वेईवेई और यूजुवान ने अपना माथा रगड़ा। उन्हें लगा कि इस साल का 100 स्कूल हेजेमनी पक्का धरती के इतिहास का सबसे बुरा था। इस बीच जिन स्टूडेंट्स के पास वान हाओ को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे, वे तुरंत नाखुश हो गए और वान हाओ पर इल्ज़ाम लगाने लगे। वान हाओ, क्या तुम ऐसा करके फेयर एंड जस्ट शब्दों पर खरे उतर रहे हो? हमने सिर्फ 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए 10 साल से ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन तुम ये कर रहे हो। तुम बस इंसानियत के लिए शर्म की बात हो। तुम्हारा मजबूत टैलेंट तुम्हारा काम है, लेकिन तुम एक हाथ से आसमान को ढकने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। हम उसके जैसे लोगों को बिल्कुल भी बड़ा नहीं होने दे सकते, नहीं तो वह पक्का पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, चलो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चलते हैं और वान हाओ पर केस करते हैं। अगर अर्थ गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम इंपीरियल स्टार के पास जाएंगे। हमें नहीं लगता कि इस मामले को संभालने के लिए नेक लोग नहीं हैं। वान हाओ मुर्दाबाद, हमारी पवित्र अर्थ लौटाओ। वान हाओ मुर्दाबाद, हमारी पवित्र अर्थ लौटाओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिया वेईवेई ने खुशी से कहा, वान हाओ, तुमने इस बार तो चिड़िया का छत्ता ही खड़ा कर दिया है। यूजुवान ने धीरे से कहा, मीडिया अब बहुत तेजी से फैलता है। तुम्हें आगे रहते हुए ही छोड़ देना चाहिए। डरने की क्या बात है? वान हाओ ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं, अपनी बड़ी तलवार पकड़ी और अपने नेचुरली परफेक्ट लाइटनिंग स्टेप्स का इस्तेमाल किया। चिल्लाते हुए स्टूडेंट्स की ओर बढ़ते हुए वह आफ्टर इमेज की लकीरों में बदल गया। अगले ही सेकंड चीखें गूंज उठीं। जो स्टूडेंट्स बस चिल्ला रहे थे वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े, बिना हिले डुले। जब वान हाओ अपनी बड़ी तलवार लेकर लौटा तो उसके चेहरे पर नफरत थी। वे मुझसे, जो 9वें लेवल का मार्शल ट्रेनी हूँ, एक भी वार नहीं झेल सकते, फिर भी उनमें इतनी हिम्मत है कि वे यहाँ इंसाफ और इंसाफ के बारे में चिल्ला रहे हैं। वे सब बेकार हैं। वान हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की? एक दुबले पतले स्टूडेंट ने मुंह में खून थूका और बिना मन के वान हाओ की तरफ देखा। तुम्हारी बेइज्जती? वान हाओ ने होंठ सिकुड़े। पहले तुम्हें काबिल होना होगा। तुम? पतले स्टूडेंट ने अनिच्छा से वान हाओ को देखा। वान हाओ? यूजुवान ने वान हाओ को घूरा, उसे इशारा दिया कि वह अब दूसरों की बेइज्जती न करे। वान हाओ ने होंठ सिकुड़े, अपनी बड़ी तलवार उठाए और चला गया। ये देखकर बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहे 7 लोग हैरान रह गए। वान हाओ ने सच में यूजुवान की बात कितनी आज्ञाकारी तरीके से सुनी। जिया वेईवेई भी काफ़ी हैरान थी। पिछले कुछ दिनों में वान हाओ के बारे में उसकी समझ के आधार पर वह ऐसा इंसान होना चाहिए जो जितना ज़्यादा कोसेगा उतना ही घमंडी होता जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा था? क्या यूजुवान और वान हाओ के बीच कोई ऐसा राज हो सकता है जिसे बताया न जा सके? असल में वान हाओ इसलिए चला गया क्योंकि सिस्टम की आवाज़ उसके कान में पड़ी। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई, आने के लिए दुनिया फिर से नफरत का शिकार हो गई। तुमने कुल 10 मिलियन विलेन पॉइंट्स कमाए हैं। ये पॉइंट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। वान हाओ ने कंधे उचका दिए। जब तक वह अपनी रेप्यूटेशन बनाए रखेगा, यह आसानी से करोड़ों ऊपर नीचे होता रहेगा। अब उसके पास कुल 13.1 मिलियन विलेन पॉइंट्स थे और वह एक पल में फिर से अमीर हो गया। क्या तुम ठीक हो? यूजुवान को कुछ भी गलत नहीं लगा और उसने पतले स्टूडेंट को एक टिश्यू दिया। पतले स्टूडेंट ने खालीपन से टिश्यू लिया। उसे लगा कि यूजुवान बहुत जेंटल है और बहुत खूबसूरत भी। ये देखकर कि दूसरी पार्टी ठीक है, यूजुवान ने वान हाओ द्वारा तैयार किए गए रिकवरी पोशन की एक बोतल नीचे रख दी, फिर मुड़कर चली गई। पतला स्टूडेंट जल्दी से चिल्लाया, स्टूडेंट यूजुवान, मेरा नाम ली यूनयांग है। यूजुवान पीछे मुड़ी और मुस्कुराए और सिर हिलाया। ली यूनयांग तुरंत नशे में आ गया। उसे लगा जैसे उसे प्यार हो गया हो। ली यूनयांग। जुओ चाओ ने ली यूनयांग को ध्यान से देखा। ये ली यूनयांग सेकंड हाई स्कूल का स्टूडेंट था। उसकी साधना बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने एक बार उससे कहा था कि अगर 100 स्कूल हेजेमनी के दौरान उसे ली यूनयांग नाम का कोई मिले तो हो सके तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य में उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जब उसने ली यूनयांग को देखा तब भी उसे नहीं लगा कि इस इंसान में कुछ खास है। छोड़ो, मैं अभी वापस जाकर डैड से पूछूंगा। जुओ चाओ ने आह भरी। उसे अभी भी बहुत कम पता था। जल्द ही 100 स्कूल हेजेमनी खत्म होने की पुष्टि हो गई और 4 बड़ी यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन कंपटीशन में अर्थ को रिप्रेजेंट करने वाले 10 स्टूडेंट्स सभी कंफर्म हो गए। हालांकि उनमें से वान हाओ, जिया वेईवेई, यूजुवान, डिंग हाओजी, डिंग हॉक्सुआन और जुओ चाओ के अलावा बाकी 4 के पास बहुत ज़्यादा पानी था और वे कंपटीशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं थे।
इस वजह से अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बस सूम्यू को उत्सुकता से देख सकते थे, उम्मीद करते हुए कि सूम्यू कोई जवाब देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें अर्थ को 5 एक्स्ट्रा स्पॉट दूंगा, अब तुम सब भाग जाओ। सूम्यू ने अपनी कनपटी रगड़ी, वान हाओ से पूरी तरह नाराज होकर। जो एक अच्छा कंपटीशन होना चाहिए था, वह रिश्वत कांड में बदल गया। सिर्फ वह छोटा कमीना ही ऐसा कुछ सोच सकता था। बात सीनियर सूम्यू, आप इसके लिए वान हाओ को दोष नहीं दे सकते। प्रिंसिपल जोंगली ने उन्हें किनारे से दिलासा दिया, ये बच्चा मजबूत है, लेकिन इसके इक्विपमेंट को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है ना? और उसके पास इसे तैयार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह सिर्फ यही कर सकता था। हाय, सूम्यू ने इमोशनल होकर आह भरी। वह बच्चे वान हाओ की मुश्किलें भी समझता था, लेकिन अगर उसे कोई मुश्किल होती तो क्या वह उसे बता नहीं सकता था? क्या वह मना कर देता? जब वह वान हाओ को धरती पर लाया था तो उसने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ दी थी और वान हाओ से कहा था कि अगर उसे कोई मुश्किल हो तो उसे ढूंढ ले, लेकिन ये बच्चा काफ़ी जिद्दी था और उसने एक बार भी उससे कॉन्टैक्ट नहीं किया। यहाँ तक कि वह हर महीने वान हाओ को जो पैसे भेजता था, वह भी बच्चे ने बिना छुए लौटा दिए और उसने कहा कि वह खुद पर भरोसा करना चाहता है। वह और क्या कह सकता था? बस सूम्यू को उम्मीद नहीं थी कि वान हाओ पैसों के लिए अपनी इज्जत छोड़ देगा। ये सच में उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। जाने दो। सूम्यू ने हाथ हिलाया, बच्चों के अपने रास्ते होते हैं। मैं, ये बूढ़ा आदमी, अब इसकी चिंता नहीं करूंगा। बोलने के बाद सूम्यू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और एक खुश मुस्कान दी। हालांकि वान हाओ का किरदार बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हर तरह से उसकी परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छी थी। इससे उसे वह सीन देखने को मिला जहां रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट और टीचर दोनों ही बह गए थे। उसने 4 बड़ी यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन कंपटीशन खत्म होने के बाद अपने 3 पुराने दोस्तों के चेहरों के बारे में भी सोचा, जो बिजली की तरह काले होंगे। वह 3 बार जोर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। 100 स्कूल हेजेमनी खत्म होने के बाद पूरी धरती पर हंगामा मच गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस बार 10 में से 4 लोग रिंग हैं। ये सब उस बदमाश वान हाओ की वजह से है। ये धरती का चेहरा दिखाता है और उसने सच में चीटिंग की। असल में 4 रिंग हैं या नहीं, यह ज़रूरी नहीं है। जब तक वान हाओ है, इस बार धरती का मशहूर न होना मुश्किल है। हाँ, सही कहा। हालांकि वान हाओ बेशर्म और घटिया है, लेकिन उसका टैलेंट सच में डरावना है। एक्स्ट्रा भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक कल एक रिंग मैच, लेई ताइसाइक मार्शल आर्ट्स रिंग कंपटीशन होगा और 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए 5 और लोगों को चुना जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन जाने। मैंने सुना है कि कोई असरदार आदमी वान हाओ के घमंड से नाखुश था और उसने खासतौर पर 5 जगहें जोड़ दीं। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो भाइयों? चलो उस असरदार आदमी से उस बेशर्म बदमाश वान हाओ की शिकायत करते हैं। इस समय वान हाओ और बाकी 2 लोग छोटे प्लेन से 11 हाई स्कूल लौट चुके थे। हालांकि जैसे ही केबिन का दरवाज़ा खुला, भारी मेकअप वाली औरतों के एक ग्रुप ने उसे ऐसे घूरा जैसे उन्हें गर्मी लग रही हो।